अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल बेबाक अना आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है मन तुशाने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। ए चल चल जल्दी कर, बैठ गाड़ी में। सुना नहीं तुझे? वो इस लेडी पुलिस कांस्टेबल की तरफ देख रही थी। ना उसने पूछा था कि क्या हुआ है और ना वो जानती थी उसका कसूर क्या है। बस चुप करके गाड़ी में बैठ गई थी। उसके साथ 3 और लड़कियां थीं। चल चल जल्दी कर, उसे इस कांस्टेबल ने धक्का देकर गाड़ी के अंदर किया। उसने उस कांस्टेबल को घूरा। ए आंखें किसको दिखा रही है, नीचे कर। उसने एक थप्पड़ उसके मुंह पर दिया और आंखें नीची कर, पर वो उसे घूरे जा रही थी। ए नीचे कर, नहीं तो ये लोग बगैर बात का केस ठोक देंगे। साथ बैठी लड़की ने उसे कहा। वो भी उसकी उम्र की थी। उसने अपना मुंह नीचे कर लिया। इन कल की लोंडियों के काम देखो जरा, हमें आंखें दिखाती हैं। वो दूसरी कांस्टेबल को देखकर हंसी थी। नहीं नहीं है, लगता है जेल की हवा खाएगी तो दुरुस्त हो जाएगी। ठीक कह रही है। गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। बाकी 3 लड़कियां भी। ए राजू, बिठा इनको। नाम वाम पूछ, धंधा करती पकड़ी गई हैं। साली माँ बाप की इज्जतों को नीलाम करती फिरती हैं 4 पैसों के लिए। वो कांस्टेबल हंसकर बोली थी। तेरा क्या जाता है? जाता है, हमें आधी रात छापे मारने पड़ते हैं। पूछ कौन कौन है और आइंदा ऐसा करेंगी? हाँ बोलो बीबी, क्या नाम है तेरा? जिसने आंखें नीची करने को कहा था उससे पूछा इस कांस्टेबल ने। बरखा। और तेरा? अब वो उसकी तरफ आई थी। तेरा नाम क्या है? अना। वाह, तेरी शक्ल से मिलता है नाम। अना की पूरी है तू। बेबाकी तो चेक कर, दूसरी बोली। बेबाक अना, सारी बेबाकी निकल जाएगी, अंदर की हवा खाने दे। वो हंस पड़ी। चल अंदर। वो धक्का देते हुए चारों को हवालात के अंदर फेंक गई। बैठ जाओ। अब उनका नसीब यही है, एक नीचे बैठते हुए बोली थी। वो अपनी बातों में मगन थी तीनों। अना मुंह नीचे किए बैठी थी। क्या खेल खेला था जिंदगी ने उसके साथ। क्या यही सब लिखा था उसके नसीब में? उसने तो कभी बुरा भी नहीं चाहा किसी का। क्यों जिंदगी ने धोखा दिया था? अब या तो जिंदगी को चैलेंज करना रह गया था या फिर मौत को गले लगाना। वो सोच में पड़ गई थी। क्या करे, कहाँ जाए। अपने नहीं रहे थे। एक बहन थी शादीशुदा, एक चची थी नाम की। ए निकल निकल यहाँ से। चची, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई और घर नहीं है। जहाँ मर्जी जाकर मर, पर अब नहीं रखूंगी मैं तुझे। मर गए सारे तेरे। एक माँ थी, बाप तो बचपन में ही मर गया था और माँ चचा के घर रहती थी। शिजा का वही सहारा था और एक दिन वो भी मौत को गले लगा के उसे बेआसरा कर गई थी। अब शीजा चची के रहमो करम पर पल रही थी। 2 बेटियां थी उसकी, चची नजमा की। और सारा दिन वो काम कर कर के थक जाती थी। रात को अपने होश ही नहीं होते थे कि वो कहाँ पड़ी है। उसके 10,000 पर्स से गायब हो गए थे और घर में गायब होने वाली हर चीज का इल्जाम शीजा पर आता था और उसे ना किए जुर्म की सजा मारपीट भूख प्यास से मिलती थी। अब भी 10,000 का इल्ज़ाम उसके सर आया था। मजबूर थी और कोई था नहीं जो रखता। बहन के ससुराल नहीं जा सकती थी, कहीं उसकी वजह से उसकी बहन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसलिए वो यहाँ ही सब बर्दाश्त करती थी। चल निकल। चची, मैं कहाँ जाऊँगी? खुदा की कसम मैंने नहीं लिए आपके पैसे। मेरा कौन है? वो उसके हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर की तरफ ले जा रही थी। अब तेरा कोई नहीं है, सब मर गए हैं तेरे। मैंने ठेका नहीं उठाया, चल निकल। आज वो सबके सामने दुपट्टे में बाहर निकली थी, जो कभी अबाया के बगैर नहीं निकली थी। खूबसूरत और मासूम चेहरा, नाजुक सा उसका जिस्म जो दुनिया की मार खा खा कर नीला पड़ गया था। चची, दरवाज़ा खोलें प्लीज़। वो दरवाज़ा बजा रही थी और अपने आप को सारे मोहल्ले के आगे दुपट्टे से लपेट रही थी। चची, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? खुदा का वास्ता है खोल दें। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बन गई थी। शिजा, क्या हुआ है? सलीम भाई चची को बोले दरवाज़ा खोलें। उसकी हिचकियाँ बंधी थी। बाजी, नजमा बाजी, दरवाज़ा खोलो। क्या मुसीबत है तुझे? आ गया उसका हमायती। किसने बताया तुझे? आओ शिजा अंदर। नहीं आएगी बाजी, मैं चला जाऊंगा, वापस भी नहीं आऊंगा और इसे भी साथ ले जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है? अब सोच लो, आप जाओ, मैं दफा को वो अंदर। वो उसे और शीजा को देखकर चिल्लाई थी। तुम जाओ अंदर। वो शीजा को देख के बोला था। क्या मसला है तेरा? तुझे पता है बाजी क्या मसला है मेरा? वो पान की पीप साइड पर थूकते हुए बोला। तुझे पता है अच्छी लगती है मुझे, फिर जानबूझ के तू उसके साथ ऐसा करती है। ना सारी दुनिया में तुझे यही मनुष्य अच्छी लगनी थी, सबको खा गई। ना अपने बाप छोड़े ना मेरा शौहर। बाजी जो भी है, उसकी खूबसूरती ने दीवाना कर रखा है। अम्मा से बात करके निकाह पढ़वा दे, और नहीं सब्र होता अब। लानत है तुझ पे। नजमा हाथ से लानत देते हुए बोली। लानत किस बात की? इस्लामी तरीके से निकाह करके ले जाऊंगा, पर मैं नहीं होने दूंगी। सबको खा गई है। तू मुझे बहुत प्यारा है, मैं नहीं चाहती तुझे कुछ हो। बाजी, जिनकी आनी थी आ गई है। तू अम्मा को मना, नहीं तो मैं इसको यहाँ से ले जाके खुद निकाह कर लूंगा। पागल हो गया है क्या तू? हाँ, कर ही तो दिया है इसने। मैं इसे कुछ दिन रखकर इसे नाजू के अड्डे पर बेचाऊंगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे इसके। खूबसूरत भी तो बला की है।
सांस निकलती है उसके जिस्म को देख के। हाय, वो दिल पर हाथ रखे बोला था, लानत है तुझ पे बेशुमार। करती हूँ मैं अम्मा से बात, पर वादा कर इसे कुछ दिन बाद दफा कर देगा। हाँ हाँ, वादा वादा। वो जल्दी से नजमा के कदमों में बैठते हुए बोला। अम्मा मान जा। अपनी माँ वो समझा रही थी। कैसे मानूं, मेरे दो ही बच्चे हैं। सलीम की शादी को लेके कितने अरमान हैं मेरे। इस नहुसत को मैं अपने सर पर क्यों सवार करूं? पहले ही सबको खा गई है। अम्मा, मुझे पता है तू ठीक कह रही है, पर वो मरा जा रहा है उसके पीछे। कह गया है ना माने तो खुद लेके जाएगा उसको। फिर तू ठीक रहेगी ना बेटा, रहेगा ना? शादी के अरमान वैसे भी कह रहा है छोड़ देगा कुछ दिन रख के, फिर कर लेना पूरे सारे अरमान बेटे के। देख ले नजमा, अम्मा इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, उसके भी अरमान पूरे हो जाएंगे। फिर बाद में अपनी पसंद की लेती आना बहू। अच्छा ठीक है, जो तुम लोगों को ठीक लगे। कल का दिन छोड़ के परसों जुम्मा है। वो मेरा पुराना सूट जो था गोटे वाला नीला, वो ले आना, उसको पूरा आएगा। साथ जूती चूड़ियां खरीद लेना। बस फजूल की खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं। ए सुन, वो किचन में नीचे बैठी थी। ये ले मेहंदी, कल तेरा निकाह है सलीम के साथ। रेहाना को बताया है, जाएगी वो। पर क्यों? मेरा निकाह उससे। शुक्र मना, तुझे कबूल करके इज्जत से ले जा रहा है। ज़्यादा चूं चुना करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना फैसला सुनाकर चली गई थी और शीजा के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसको एक नशेई के साथ बांधा जा रहा था। इतने नाजों से अपनी दोनों बच्चियों को पाला था उसके माँ बाप ने। कैसे दोराहे पे आके खड़ा हो गई थी। हाँ करती थी तब भी मरती थी, ना करती तब भी। अम्मी अब्बू क्यों मुझे दुनिया के रहमो करम पर छोड़ गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। माँ बाप के बगैर नहीं होती कोई जिंदगी, नहीं कोई पूछता। वो अपने माँ बाप की तस्वीर देखकर इनसे सवाल कर रही थी और ज़ारों की तार रो रही थी। अगले दिन उसे हल्का फुल्का उसी नीले रंग के सूट में तैयार किया। उसकी बहन रेहाना ने, शीजा मुझे दुख है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, पर यही तुम्हारा नसीब, मेरी दुआ है तुम खुश रहो। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो दी थी। निकाह सादगी से होके वो सलीम के घर उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। मोहल्ले की औरतें सलीम की किस्मत पर रश्क कर रही थी। इतनी खूबसूरत दुल्हन, सच में वो कोई परी लग रही थी। इस पुराने सूट में गोरी रंगत, गहरी आंखें, गुलाबी होंठ और बला की मासूमियत उसके चेहरे से छलकती थी। दुनिया की चालाकी ना थी उसमें। वो दिखने में ही नहीं, वैसे भी बहुत मासूम थी। ए अब तू कहाँ चला? अम्मा आता हूँ। दुल्हन अंदर इंतजार कर रही। तू अब रात के इस टाइम कहाँ जा रहा है? अम्मा तुम लोगों ने ना उसके नए कपड़े लिए ना कुछ और, अब क्या मैं भी रूखा सूखा चला जाऊं? तोहफा लेने जा रहा हूँ, कोई अभी आया। क्या दूं सोने की? अभी वो तो इतना बोला था कि ए पागल हो गया है क्या? जितनी उसकी औकात है उतना उतना ही रख, ज्यादा असर ना चढ़ा। कोई बाजार से 100-200 वाली अंगूठी लाके पहना दे। अम्मा तू भी ना। वो पान को साइड पर गिराते हुए बोला, चल आता हूँ मैं। वो बाइक लेकर बाहर निकल गया था। ओए बता, ये कैसी लगेगी तेरी भाभी के हाथ में? तो कुछ भी दे दे सब सजेगा। ये बात तो सही की है, कमाल की चीज बनाई है बनाने वाले ने। हाथ लगाओ मैली हो। और आज की रात बड़ी कातिल है। वो जोर के हंसा था। चल अब जल्दी कर, इंतजार कर रही होगी भाभी। हाँ तू चल, मैं पैसे देकर आया। सामने उसके दोस्त ने रोड पार जाकर बाइक स्टार्ट की। उसके इंतजार में वो जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा, एक तेज रफ्तार गाड़ी टर्न करते हुए आकर उससे टकराई और वो दूर जाके गिरा। उसके सर में चोट लगी थी और वो मौका पर ही जान की बाजी हार गया था। कौन है? आराम से पीट लो दरवाजा। सलीम की माँ ने कैसे ही दरवाजा खोला। चाची चाची, वो सलीम बौखलाया हुआ क्यों है? क्यों? मेरे बच्चे सलीम का एक्सीडेंट हो गया और मौका पर ही मर गया। वो खा गई मेरे बच्चे को। नजमा मैंने कहा था तुझे। रो रो के वो शीजा को बददुआएं दे रही थी। तुझे कहा था मैंने, अभागन है। 2 घंटे की दुल्हन थी और अब बेवा हो गई। क्या क्या खेल खेल रही थी जिंदगी। निकाल इसको यहाँ से। इसकी माँ हाथ पकड़कर उसे खड़ा हो गई थी। निकाल। सारा मोहल्ला और खानदान वाले देख रहे थे। कहाँ जाएगी खाला वो? रेहाना ने अपनी बहन को गिरते गिरते पकड़कर बोला था, तू किस नाम की बहन है इसकी? लेके जा इसे। हम कहीं नहीं लेकर जाएंगे। रेहाना का शौहर अंदर मर्दों के साथ शोर सुनकर आया था। शादी तुम करके लाई हो इसकी, रखो इसको अपने पास। मैं पहले भी नहीं राजी थी और अब तो बिल्कुल नहीं हूँ। साली है तेरी और इसकी बहन। वो रेहाना की तरफ इशारा करके बोली थी। ले जा इसको अपने साथ रेहाना। ये फजूल का बोझ मैं अपने सर नहीं डालूंगा। चलो मेरे साथ घर, ये खुद संभालेंगे इसे। वो कभी अपने शौहर का मुंह तक रही थी, कभी शीजा को। चल रही हो कि तुम्हें भी छोड़ जाऊं यहीं? वो चिल्लाया था और रेहाना शीजा की तरफ देखे बगैर नीचे मुंह किए बाहर निकल गई थी। नजमा तू क्यों चुप है? निकाल इसको। चुप कर जा अम्मा, अभी वक्त नहीं है बोलने का। वो गुस्से में शीजा की तरफ देखकर अंदर चली गई थी। कौन है? जोर जोर से दरवाजा बज रहा था। रात के 10 बजे थे। ठंड से पड़ रही थी जैसे अभी सब कुछ जम जाएगा। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ खाला नाजू। खैर है? इस वक्त दरवाजा खोलते हुए बोली। हाँ वो नजमा बाजी ने बुलाया है। अंदर आने दो अम्मा। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आओ। खैर है बाजी, इतनी रात को बुलाया? काम था तुमसे? हाँ बोलो। सलीम की बहन मेरी ही बहन है। क्या काम है? सलीम जिसे निकाह करके लाया था नाजू, उसे अपने अड्डे पे ले जाके बेच दे हैं।
हैं? हाँ, एक तो मेरे भाई को खा गई, ऊपर से अब हम उसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। सुकून मिलेगा मुझे जब इसको तू किसी ऐसे इंसान को बेचेगा जो उसे नोच-नोच के खा जाए। ठीक है बाजी, पर लेके कैसे जाऊँ? वो मुझ पे छोड़ दे। शीज़ा, शीज़ा, जी चची। वो जैसे ही अंदर आई, नाज़ू की आँखें फट गईं, इतनी खूबसूरत सलीम की बीवी। ये नाज़ू है, रेहाना ने भेजा है कुछ दिनों के लिए तुम्हें लेने, मान गया है उसका मियाँ। पर चची मैं बाहर कैसे जाऊँ? मैं तो इद्दत, बस कर कौन सी इद्दत? जा अपनी चादर पहन कर आ, ये लेने आया है। शीज़ा ने उसकी तरफ एक आंख उठाकर देखा, गिरेबान खोला, मुंह में पान, लंबे बाल, ऐसे इंसान को वो नहीं जानती। रेहाना ने ससुराल में कोई जाना, पर चची मैं नहीं जानती ये कौन है। एक बार आप ही से बात करवा दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। हम पर यकीन नहीं है तुझे? अगर इतनी ही बुरी होती अपने भाई का निकाह ना करवाती तेरे साथ। जा अब चादर लेके आ। बाइक पे वो पीछे होके बैठी थी, दिल धक धक कर रहा था और पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कुछ अजीब होने वाला है। ये कहाँ जा रहे हैं हम? ये तो आप ही के घर का रास्ता नहीं है। किसी और रोड पर उसके जाते का उसने सवाल किया। हाँ, पर ये कम रास्ता है, यहाँ से जल्दी आ जाएगा। वो चुप कर गई। थोड़ी देर बाद ही बाइक रुकी, लोग बैठे ताश खेल रहे थे, बड़ा सा कमरा था। अरे नाजू भाई, खैर है, कहाँ थे? पीछे आती खूबसूरत लड़की को देख के सब बोले, अरे वाह नया माल, ये कहाँ आए? हम और मुझे मेरी आप ही के घर छोड़ने वाले थे आप। अब से यही तेरा घर है, तुझे तेरी चची ने बेच दिया है। शीजा की ये बात सुनते ही जान निकल गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, अपना मुंह छुपाए। वो हैरानी से सबको तक रही थी, सब उसे ही देख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे भूखे कुत्ते की तरह वो उस पर झिपट पड़ेंगे। फिर उनमें से एक लड़का उठ के शीजा के पास आया। अरे वाह क्या चीज है नाजू भाई, क्या चीज लेकर आए हो? दूर रहो मुझसे, शीजा ने पीछे हटते हुए कहा। छोड़ दे इसे, नाजू ने पीछे से आवाज लगाई। अनटच पीस है और इसकी कीमत लाखों में होगी। मैं यहाँ इसको हजारों में नहीं बेच सकता। और शीजा उसका मुंह तक रही थी कि वो क्या बोला है। जाने दो मुझे, खुदा का वास्ता है, मेरा क्या कसूर है जो तुम लोग मुझे यहाँ लेके आए हो? उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये है कि तू खूबसूरत है, और खूबसूरत भी बला की। जो तुझे हाथ लगाएगा किस्मत वाला ही होगा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। वो नाजू के पाँव पड़ते हुए बोली, एक बात बता, तू जाएगी कहाँ? कौन है तेरा जिसके पास तू जाएगी? जो तेरी थी वही तेरी दुश्मन निकली, उसी ने तुझे बेच दिया। शिजा क्या बोलती, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब फ्री में मुझे लाखों का माल मिल जाए। नाजू उसे चेहरे के हाथ लगाते हुए बोला, पीछे रहो मुझसे, लेके जाओ इसको। रजिया, अंदर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो ये कहकर पीछे की तरफ मुड़ी थी। तेरा तो बाप भी जाएगा। नाजू ने उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया। मैं नहीं जाऊंगी। वो अपनी सी कोशिश कर रही थी खुद को छुड़वाने की, पर एक नाकाम थी। एक कमरे में बंद करके वो उसे बाहर चला गया था। खोलो दरवाजा, खुदा का वास्ता है, क्या तुम्हारी बहन माँ नहीं है? पर ऐसे लोगों को क्या असर हो जिनका जमीर मर गया और वो पैसे के लिए किसी को भी बेच दे। ले खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। वो औरत अंदर आई थी जिसको नाजू ने कहा था। शीजा ने कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने तो बाहर की दुनिया तक नहीं देखी थी, और अगर निकलती भी थी तो पूरा खुद को ढांप के निकलती थी। ना कहा किसी ने कुछ नहीं कहना, भूखी ही मरेगी, वो कहकर बाहर चली गई। अगले दिन शाम तक वो वहीं रही। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजानी थी। उसकी ना की सजा उसे मिल रही थी। उसका कसूर क्या था? आगे क्या होना था उसे कुछ नहीं पता था। अल्लाह से खैर की दुआएं मांग रही थी, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चल उठ खड़ी हो। नाजू कमरे में आया था, उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। अहे कमाल की चीज ढूंढी है नाजू तूने। सामने एक 30 साल की उम्र का आदमी पैंट शर्ट में शीशा को देख के बोला था। क्लब में जान भर देगी। जी साहब, तभी हाथ ना लगाया, पहले आपको इतला करी। आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। खुश क्या, मजा आ गया, क्लब में जान डाल देगी। खुद को ढक रखा है, ये चादर उतार इसकी, फिगर चेक करवा। शक्ल ही अच्छी है कि पूरे पूरी शबाब है। वो आगे बढ़ा। दूर रहो मुझसे, वो पीछे को हटी थी। नाजू ने एक थप्पड़ जोर का उसके मुंह पर मारा था। अरे नाजू, शर्म कर, कितनी नाजुक लड़की है, उसे दर्द ना दे। साहब कल से फड़फड़ा रही है बहुत, ये कहकर उसने उसकी चादर उतार कर दूर फेंक दी थी, और उस आदमी की आंखें खुली रह गईं। हाय क्या शबाब लाया है तू। नाजू ने पीछे से शीजा को पकड़ लिया था, और वो आदमी शीजा के करीब आया और उसके सीने पर हाथ रख के बोला, खुदा की कसम क्या चीज बनाई है बनाने वाले ने, छोड़ो मुझे। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। गाड़ी में डाल इसको, आज की रात क्लब शान बनेगी ये। थोड़ा सोना होता है, थोड़ा चांदी होता है, पाँव में घुंघरू होते हैं। क्लब में ऊंची आवाज में गाना लगा था और 2-3 लड़कियां नाच रही थी। शिजा की हालत गैर थी। उसे साड़ी पहनाई थी, छोटे से ब्लाउज के साथ। रो रो कर उसने बुरा हाल कर लिया था। ये कैसे खेल खेल रही थी जिंदगी। वो घर से कभी अबाया के बगैर नहीं निकली थी। आज उसका जिस्म नंगा दुनिया के सामने था। उसका बस नहीं चल रहा था वो खुद को मार ले, पर हाथ बांध कर आधे कपड़ों में उसे सबके सामने पेश किया गया था।
अरे नादिर, इतना मासूम हीरा? जी जी ज़ारान साहब, जो उसे खरीद के लाया था नादिर, उसने अब शीज़ा को बांध के क्लब में सबके सामने पेश किया था, इसीलिए तो आपकी पेशे खिदमत किया है सबसे पहले। ऐसे हीरे क्लब की जीनत बनते अच्छे नहीं लगते, वो शीज़ा को देख के बोला था। ये तो ज़ोहरा बाई के कोठे की शान अच्छे लगते हैं। तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो, ठीक है मैं आता हूँ। नादिर, उसको ज़ोहरा बाई के पास भेजो और कहो अच्छे से तैयार करके इसे कल पेश करे। अभी मुझे काम है। तुम्हें मुंह बोली कीमत मिल जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। वो कहकर शीज़ा के पास आया। गाड़ी में डाल इसको वो सामने खड़े लड़के को बोला, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। यार ये चीखती बहुत है। रुक, मैं करता हूँ इसका इंतजाम। नादिर ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर कपड़ा रखा और शीज़ा की आंखें बंद हो गईं और उसका जिस्म वहीं बेसुध हो गया। अरे माशा अल्लाह नादिर मियाँ, क्या बात है? क्या हीरा चुन के लाए हो? बेड पर पड़ी शीज़ा को देखकर वो औरत बोली थी, कोठे को तो चार चांद लगा देगी। ज़ारान, रात के बाद आपको इजाज़त होगी। अरे नादिर मियाँ, ज़ारान साहब तो फिर ज़ारान हैं, उनकी बदौलत ही ये कोठा चलता है। मैं करवाती हूँ कमरा तैयार, किसी चीज़ की गुंजाइश ना रहे। वैसे कमाल हीरा चुना है। वो उसके करीब आके माथे से उंगली फेरते हुए उसकी गर्दन और गर्दन से सीने और फिर नाक तक आई। तभी शीज़ा की आंख खुल गई थी। दूर रहो मुझसे। वो डर कर बेड पर दूर जाके कोने में बैठ गई। अरे ये तो फड़फड़ाती भी है। वो नादिर को देखकर हंसी थी। और क्या अब खूबसूरत बला हो और नखरे ना हो? तुम भी ना नादिर मियाँ। वो हंसकर बाहर जाने लगी। मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। वो ज़हरा बाई के आगे आके खड़ी हो गई थी। तुम भी एक औरत हो, तो किसी दूसरी औरत की इज्जत को कैसे दांव पर लगा सकती हो? मैं सौदागर हूँ, चंदाबाई। अरे वाह, नाम भी रख दिया। नादिर ने लुकमा दिया। हाँ ना, चांद का टुकड़ा मिला है, चार चांद लगाएगी कोठे को। कोठे का नाम सुनकर शीज़ा की जान निकल गई। कैसी जगह आ गई थी वो, जहाँ जीना सिर्फ जहन्नुम है। शाम को उसे जबरदस्ती एक भारी भरकम लहंगा पहनाया गया और दुल्हन की तरह सजाया गया। कौन है आज के मेहमान? मैं भी तो देखूं। आओ आओ ताराबाई, तुम्हारा जोड़ आ गया है देखो। चंदाबाई, आज रात ज़ारान साहब की रात को चार चांद लगाने के बाद हमारे कोठे की चंदा बनेगी। वो शीज़ा के चेहरे को देख के बोली। तभी जो पीछे से बोली थी शीज़ा के सामने आई। इसकी उम्र की लड़की थी और निहायत ही खूबसूरत। शीज़ा चुप करके बैठी थी। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। चलो अब तैयार हो गई है, बस ज़ारान साहब का इंतजार है। इतने सब बाकी काम देख लो। सब उसके पास से चली गई थी। वो आके उसके सामने खड़ी हो गई। अगर बेबसी जिंदगी के आड़े आ जाए तो ज्यादा बेहतर है इज्जत दांव पर लगाने से मौत को गले लगा लिया जाए। शीजा ने एकदम उसकी तरफ मुंह उठा के देखा और वो खुद को रोने से रोके बगैर ना रह सकी। वो चली गई थी अपनी बात कह के और शीजा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। नीचे बैठ के वो फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसकी नजर अपनी चूड़ियों पे पड़ी। उसने अपना हाथ जोर से नीचे मारा और कितनी चूड़ियां उसके हाथ चीरते चली गई। फिर उसकी दो तीन नोक उठाकर चूड़ी उठा के अपने हाथ की रग पे मार ली और देखते ही देखते खून का फुहारा हाथ से चल पड़ा और वो अपने हाथ को देखते देखते रोते हुए वनुदगी में चली गई। ये क्या हो गया? इसने देखो ज़ोहरा बाई, क्या कर लिया है इसने? शीशा को कमरे में नीचे पड़े देख एक लड़की चिल्लाई। सब भागी हुई आई थी। खुदा खैर करे, ये क्या कर लिया है इसने? सब शीशा के पास जमा हो गई थी। तबीब को बुलाओ कोई, वो चिल्लाई थी। ज़ारान साहब को पता चल गया तो जान से ही मार देंगे हमें। पागल हो गई है ज़ोहरा बाई, तबीब का इलाज नहीं। ये वही ताराबाई शीशा को देखकर बोली थी। गाड़ी निकालो, डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पागल हो गई हो जो तारा, इस वक्त इसकी जान ज्यादा जरूरी है कि कुछ और। वो चिल्लाई थी। ज़हराबाई चुप कर गई थी और करना भी था क्योंकि तारा कोठे की शान थी और वो कोई भी रिस्क उसे नाराज करके नहीं लेना चाहती थी। शीशा की आंख खुली, वो अस्पताल में थी। ये क्या किया है तुमने? एक लड़की ताराबाई के साथ आई थी। शीजा को चक्कर आ रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तारा ना होती तो बच भी नहीं सकती थी। उसने तारा की तरफ देखा। तुम जाओ, उसके खाने के लिए कुछ लेके आओ। हम यही हैं इसके पास। जी ताराबाजी, क्यों बचाया है मुझे? शीजा ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया था। टाइम नहीं है मेरे पास, तुम अपने घर वालों का पता दो, मैं इन्हें इत्तला करती हूँ। कोई नहीं है मेरा, शीजा ने कहकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया था। हमारी बात सुनो, ये कपड़े पहनो। असलम मियाँ, असलम, बाहर खड़े एक लड़के को आवाज दी थी उसने। जी बाजी, इसे अपने साथ लेके जाओ, ये पता है यहाँ छोड़ देना और बताना कि हमने भेजा है। जी बाजी, और जल्दी निकलो। उसने शीता का हाथ पकड़ के उठाया। उसे चक्कर आ रहे थे। हमारी बात सुनो, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ जितनी बुरी बन के रहोगी, दुनिया तुम्हें सलामी पेश करेगी। नहीं तो तुम्हारा नसीब भी ये कोठे और नशे के अड्डे बन जाएंगे। ये दारुलमान का पता है, यहाँ हमारे जानने वाली रहती है। तुम यहाँ महफूज रहोगी। शिजा उसके गले लग गई थी। जाओ, वक्त नहीं है। जल्दी से चकराते सर के साथ शिजा अस्पताल के कमरे से निकल गई। 2 घंटे बाद एक इमारत के सामने गाड़ी रुकी। सामने किसी दारुलमान का नाम लिखा था। आप यहीं बैठे, मैं पता करके आता हूँ। 5 मिनट बाद वो आया। बाजी, जिनका नाम बाजी तारा ने लिखा था वो तो फोत हो गई हैं। 2 माह हुए, अब क्या करूं?
वापस तो मैं लेके नहीं जा सकता और कोई जगह नहीं है। इनके कोई जानने वाले तो होंगे, इन्हें बताइए आपको तारा ने भेजा है। जी ठीक है। वो वापस गया, फिर 5 मिनट बाद वापस आया। बाजी वो कह रहे हैं तारा बाजी को जानते हैं, आप आ जाएं, तुम फिक्र मत करो, ये यहाँ महफूज है। सामने एक औरत 30 साल की उम्र की और पान खा रही थी, उसे कह रही थी जो शीजा को साथ आया था, जो इनका ख्याल रखना ताराबाजी की मेहमान के। हाँ हाँ फिक्र नहीं करो, अपना मुंह तो खोल लो लड़की, यहाँ कोई नहीं है। जमीला जिमी इतना ही उसके मुंह से निकला था, उसकी आवाज रुक गई थी शीजा का चेहरा देख के। जमीला कहाँ मर गई है? जी जी आपा, ये लड़की को ले जाकर मेहमान है। जी चलो मेरे साथ। शीजा उसके पीछे चल पड़ी। एक कमरे में नीचे ही 8-10 बिस्तर लगे थे। ये कौन है जमीला आपा? एक उसी की उम्र की लड़की उसके सामने आई। नहीं है, मेहमान है। हाय, उसने टाइट कपड़े और गले में दुपट्टा डाला था, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा नुमायां हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, शीजा ने उसके हाथ से हाथ मिला के कहा। आओ, ये बिस्तर तुम्हारा है और साथ वाला मेरा है। वो आगे बढ़कर शीजा को बता रही थी। लड़कियों सुनो, ये नई आई है और खास मेहमान है, कोशिश करना कोई मसला ना हो। वो औरत अंदर आई थी और शीजा पर नजर पड़ते ही उसने सब को बोला था। जी आपा नहीं होगी। मोना, तुम बता देना सब। जी आपा। जो शीजा से आके मिली थी वो मोना थी। रात हो गई थी, जो शीजा को छोड़ने आया था वो चला गया था। सब लड़कियां उसी की उम्र की थी। मोना, ये तुम्हारा सामने से बोलता हुआ एक लड़का आया था और शीजा को देखकर वहीं रुक गया था। ये कौन है? नहीं आई है, मोना ने बताया। सही है, लो मैं ये लाया था। हाथ में पकड़ा शॉपर मोना को पकड़ा के बोला था। वो ठीक है, तुम अब जाओ। पहली रात थी और शीजा के हाथ पे पट्टी थी। खून निकलने की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी ढीली थी। सोते सोते उसकी आंख कब लगी उसे नहीं पता चला। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके पास लेटा है। उसने आंखें खोली, मोना उसके पास लेटी थी। यहाँ क्या कर रही हो? वो एकदम उठी थी। सब जाग जाएंगे, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि तुम्हारे पास आके लेट जाऊं। एक बात पूछूं? शीजा को देख के बोली थी। शीजा ने कहा हाँ। कभी वो किया है क्या? वो अजीब से सवाल पर हैरान भी थी और परेशान भी। प्यार? मतलब प्यार नहीं किया कभी? तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। लेस्बियन का नाम सुना है? नहीं। सच में नहीं सुना? नहीं। वो क्या होता है? प्यार होता है पागल, इधर देखो मेरी तरफ। वो शीशा के नजदीक होकर बोली। मुझे तुम अच्छी लगी हो। वो उसके चेहरे को छूते हुए बोली। क्या कर रही हो ये? सुनो तो बताती हूँ। शीशा को नहीं पता था कि वो बात किस चीज की कर रही है। देखो मेरी बात सुनो। वो शीशा के सीने को छूते हुए बोली। क्या कर रही हो ये? अब के शीशा चिल्ला के बोली थी और सबकी आंख खुल गई थी। क्या हुआ मोना? कुछ नहीं, ड्रामे कर रही है। कैसे ड्रामे? एक बोली थी। मैं कुछ नहीं कर रही, ये अजीब हरकतें कर रही है। सब एकदम हंसती थी। कैसी अजीब? एक बोली और शीजा के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। चलो अब सो जाओ। मोना सबको कहकर अपने बिस्तर पर चली गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे। शीजा को नींद नहीं आई। अब भी वो गलत लोगों में आ गई थी। वो क्या करे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसे नहीं रहना था यहाँ। तभी वो चुप करके उठी और दबे पांव दारुल मान से निकल गई थी और डर के मारे भागी जा रही थी। बस उसे नहीं पता था कि जाए कहाँ। भागते भागते वो रोड पर आकर गिरी थी और उसका सर फुटपाथ पे लगते बचा था। 3 दिन से भूखी थी और ऊपर से हाथ की कटी रग ने उसे कमजोर कर दिया था। उठ के हिम्मत करके वो फुटपाथ पे बैठी। सामने एक बूढ़ी औरत अपने कुत्ते को रोटी खिला रही थी। उसने शीजा की तरफ देखा। खाओगी? उसने शीजा को देखकर कहा। हाँ। शीजा पागलों की तरह हाँ कर रही थी। उसने अपने कुत्ते की रोटी में से आधी तोड़कर शीजा को दी और शीजा के आंसू नहीं रुक रहे थे और भूख के मारे उसका बुरा हाल था। आज कैसा वक्त आ गया था उसे कुत्ते की झूठी रोटी खानी पड़ रही थी। वो पागलों की तरह बड़े बड़े लुकमे तोड़कर खा गई। और खाओगी? हाँ, शीजा ने जल्दी से कहा। वो सामने होटल है ना, वहां बांट रहा था एक आदमी। जा जल्दी से ले आ, कहीं खत्म ना हो जाए। शीजा भागकर उठी, सड़क के उस पार गई, होटल का दरवाजा खोला। इतने में पुलिस ने छापा मार लिया। वो एकदम अपने ख्याल से बाहर आई थी। सामने कांस्टेबल हाथ में डंडा लिए उसके सामने खड़ी थी। तुझे बुला रही हूँ, बहरी है क्या? शीजा चुप करके उसके मुंह को तक रही थी। आंखें नीची कर अपनी। शीजा बेसुध सी उसे तके जा रही थी। मैंने कहा आंखें नीची कर कुतिया। गाली देने की देर थी और शीजा ने उसके हाथ में पकड़ा डंडा उसके हाथ से छीना और देखते ही देखते उसके सर पर दे मारा और वो नीचे गिरी शोरदार आवाज से। तुमने क्या कर दिया? पागल हो गई हो क्या? सारी जिंदगी वास्ते अंदर कर देंगे। साथ बैठी बरखा उसके पास आके बोली थी। शोर की आवाज सुनकर दूसरी कांस्टेबल अंदर आई। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? अभी वो इतना ही बोली थी, पीछे से शीशा ने उसके सर पर भी डंडा दे मारा। पागल हो गई है क्या? कौन सा खून सवार हो गया है? हाँ पागल हूँ, मैं हूँ पागल। किसको बोला कुतिया? मुझे कुतिया मैं नहीं तू है। शीजा ने उसके बालों से पकड़कर कहा। उसके सर से खून निकल रहा था। वो गनुदगी में पड़ी थी। क्या बोली थी? धंधा करती है। कोई भी अपनी मर्जी से घर से नहीं निकलती, हालात निकालते हैं। ये कहकर उसने उसके सर पर फिर डंडा दे मारा।
फिर उसने दूसरी के बाल पकड़े। कोई भी खुद से नशे के बार में नंगी नहीं खड़ी होती, हालात करते हैं नंगा, और एक जोरदार डंडा उसके सर पर मारा। फिर वो पहली वाली के पास आ गई, उसके बाल पकड़े। कोई भी कोठों की जीनत खुद नहीं बनती, भूखे कुत्ते बनाते हैं, और कोई भी धंधा करने के लिए किसी के नीचे अपनी मर्जी से नहीं पड़ती, मजबूरियां करवाती हैं सब। वो दीवाना वार इन्हें मार रही थी। ए बस कर। बरखा ने आगे बढ़कर उसे रोका। उनके बाद मैं मजबूर नहीं हूँ, वो चिल्लाई थी। मुझे कहीं भी मिलना, सलाम कर कर गुजरना। मैं शिजा नहीं हूँ, मर गई है शिजा, मैं अना हूँ। और आज के बाद अना बताएगी दुनिया के खराब और गलत क्या होता है। चलिए तुम लोग साथ के किसी भूखे कुत्ते का निवाला बनना है। तीनों आगे बढ़ी। चल चल। बाहर दो कांस्टेबल पहरा दे रहे थे। दोनों अपनी मस्ती में मस्त मोबाइल पर फाशी देख रहे थे। पीछे से अन्ना ने दोनों के सर पर वार किया। वो भी वहीं ढेर हो गए थे। चलो चलो निकलो जल्दी, बरखा ने सबको कहा। अन्ना रुकी और वापस आई। अब कहाँ जा रही है? उसने कांस्टेबल की जेब से जितनी भी रिश्वत की रकम थी उतारी, और एक के गले में सोने की चेन थी, एक ने घड़ी अच्छी पहनी थी, सब उतार के ले गई। थू है कुत्तों पे, इनके थूक के बाद इन पर थूक कर वो वहां से चली गई। बस बस यहीं रोक दे। एक झोंपड़ी वाले के एरिया में एक उतर गई थी। क्या कमाल है तेरा अना, अब तू चुप नहीं, तुझे फांसी की सजा जरूर देंगे ये लोग। अना चुप थी। तू कहाँ जाएगी बरखा? पता नहीं अपन का कौन सा कोई ठिकाना है, और तू अना पता नहीं। ए लो, तू भी अपन की तरह बेघर ही है। अच्छा आज रात मेरे पास रुक जाओ, कल को निकल जाना दोनों। पुलिस को मार के निकली है अना, अब तुझे पागल कुत्ते की तरह ढूंढेंगे। बस यहीं रुक जा बाबू, संभल के रहना। रिक्शे वाला जानने वाला था। उसका नाम पायल है, अपन की जिगरी है। बरखा ने कहा अंदर आओ। छोटा सा एक कमरे का घर था। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो खांस रही थी। ए पायल, मेरी दवा नहीं लाई, मेरा सांस नहीं ठीक से आ रहा अम्मा। वो एकदम से चुप कर गई थी। ये लो, यहाँ कोई पास स्टोर की, तो जल्दी से इनकी दवाई ले आओ। अना के मुंह की तरफ देखकर वो एकदम नीचे मुंह करके रो पड़ी। मजबूरी करवाती है सब, मैं समझ सकती हूँ। जाओ इनकी दवा ले आओ। भूख लगी है, कुछ खाने को भी तो मिले, ले आना। बरखा बोली थी मैंने कल से कुछ नहीं खाया। हाँ ले आना, अभी 15 मिनट तक आती हूँ। वो जल्दी से उठ के बाहर चली गई। पैसे लेके। उसकी माँ को सर्दी लगी थी। अना उठी और आगे बढ़कर उस पर लिहाज किया। हाथ पे चोट की वजह से अना के हाथ में दर्द हो रहा था। थोड़ी देर में पायल खाना लाई, माँ की दवा लाई। तीनों ऐसी थी जैसे पता नहीं कितने दिन से भूखी हैं। आज पेट भर के अना ने खाना खाया था। अब क्या करेगी अना? तो पायल ने खाने के बाद सवाल किया। पुलिस तो ढूंढेगी पागल कुत्ते की तरह। अपने घर चली जा। कोई घर नहीं है मेरा, अब ये दुनिया ही मेरा घर है। तू भी अपन की तरह यतीम है, किस्मत है हम जैसों की। अब उनका बाप बचपन में ही मर गया था। माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैं बोझ बन गई थी, इसलिए कोई दर ही ना बचा। अब दुनिया की खाक छानते ही जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं। मस्त मौला वो अंगड़ाई लेते हुए बोली। और जब पेट खाने को मांगता है तो किसी लंगर खाने चले जाते हैं। वो लेटते हुए बोली थी। पर आज तक अपन ने कभी अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। तू पागल है पायल, जो पहुंच जाती है। तेरी माँ नहीं है, मैं मजबूरी में जाती हूँ। आसान होने लगी थी, तीनों वहीं लेट गए। ए अना उठ, बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही है। उठ तेरी। बरखा उछल कर उठी थी। मैं तो छुप जाऊंगी, तुम लोग निकलो कहीं। कहाँ जाएगी अना? बरखा ने कहा। कोई पता नहीं, अना ने जवाब दिया। चल, एक तो एहसान किया रात हम पे, अब मैं करती हूँ, पक्की पक्की नहीं रखूंगी। एहसान का बदला एहसान, बरखा ने कहा। निकलो अब, पायल चिल्लाई थी। चल अना, पीछे से निकल जाओ। अना पायल ने उसका हाथ पकड़ा। शुक्रिया, उसके गले लग गई। चलो अब निकलो जल्दी। दोनों पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। जल्दी चल अना। बरखा आगे थी और अना पीछे। भागते भागते वो खेतों से होती हुई एक सड़क पर निकली थी। बरखा ने कोई पता दिया यहाँ जाना है। 1 घंटे बाद वो एक गांव में पहुंची थी। बस यहीं रुक दे। सड़क के बीच वो और अना उतरी थी। एक साइड पर बहुत ऊंचा मिट्टी का टेला था, और एक साइड छोटी सी नहर, और उसके बाद खेत। ये कैसी जगह है? ना कोई बंदा ना बंदे की जात। इस गांव में मेरी एक मासी रहती है, जब कभी दिल करता है मिलने आ जाती हूँ, पर यहाँ से आगे की इजाजत नहीं है। ये देख रही है ना टेला, इसके पार रहते हैं जिम्मेदार वजाहत। और ये इस साइड नहर की तरफ इशारा करते हुए बोली। जिम्मेदार जमान रंधावा। इनकी दुश्मनी जमाने से चलती आ रही है। दोनों साथ साथ चल रही थी और बरखा बता रही थी। ये जो वजाहत है ना, बुरा नहीं है पर अच्छा भी नहीं है। बहुत से क्राइम की दुनिया में हाथ है इसका। और ये जो जमान है, ये बड़े ही अल्लाह किस्म भले लोग हैं, अपने गांव वालों का ख्याल रखते हैं। और गांव की हालत भी देख क्या खूबसूरत है। यही रहती मेरी खाला, स्कूल बनाए हुए दिल खुश हो जाता है। लंगर न्याज सब बांटते हैं, और यहाँ से इजाजत नहीं है किसी को गुजरने की। खुशकिस्मती है कोई गाड़ी गुजर जाए तो भला है, नहीं तो वजाहत के लोग पकड़ लेते हैं। आगे कुछ लोग मेज कुर्सी रखकर बैठे थे। अरे बरखा कैसी है? ठीक हूँ भाऊ, तू बता। मैं ठीक। ये कौन है? बरखा की तरफ देख के वो बोला। ये मेरी जिगरी है, खाला से मिलवाने लाई। सही है जिस। फिर दोनों आगे निकल गई। ये जमान के बंदे हैं, यहाँ इनका पहरा होता है। किसी के साथ गलत हो और कोई नया आए तो पहचान के लिए, ये कह के वो गाँव की सड़क पे मुड़ गई। गाँव वाकई बड़ा साफ सुथरा था, हरियाली हर जगह, कोई गंद नहीं। खाला वो सामने भागकर एक औरत के गले लगी। कैसी है मेरी बच्ची?
अब तो तू बड़े दिन बाद आई। हाँ खाला बस, ये कौन है? मेरी सखी है। अच्छा अच्छा, आओ बेटा। वो अना के गले लगकर अंदर ले गई। दोनों के लिए खाना तैयार किया। दोनों ने खाना खाया, फिर लेट गई। बरखा, अना ने आवाज दी। हाँ, रात ढलने वाली है, मगरिब होते ही हम यहाँ से निकल लेंगे। पागल है क्या? रात क्यों खराब कर रही है? सुबह चले जाएंगे। कोई ठिकाना है क्या तेरे पास जो रात को रुक के रहेंगे? इसी का तो इंतजाम करना है। बरखा ने मुंह उसकी तरफ किया। तेरी नजर में कोई ऐसा है जो काम दे, और उसकी कीमत भी? जैसे तूने वो पुलिस वालों को मारा है, इस हिसाब से एक बंदा है। सुपारी मिलती लोगों की हड्डी पसली तोड़ने की, उसे फिर जो काम करता है उसके पैसे देता है। एक दो बार ने किया है, जब उसे पेट ने मजबूर किया। बस फिर ठीक है, शाम ढलते ही निकलते हैं। मैंने कुछ कपड़े लेने हैं, जो पैसे हैं मेरे पास। किसी कॉलर का पता है तुझे? हाँ, 200 लेती है पूरे 4 बाल उतारने के। अना मुस्कुरा दी। यार रात गुजार ले। नहीं है, तुमने रुकना है रुक जाओ, पर मुझे उसका पता दे दो। यार तू ऐसे करेगी? बरखा ने देख के कहा। मुसलत नहीं कर रही तुम पर, मैं अपना आप। आज के बाद अना अपनी जिंदगी कैसे जिएगी? अच्छा अच्छा चलते हैं, अब तुझ सुने तो दे थोड़ी देर। वो पीछे मुंह करके लेट गई। मगरिब की अजान हो रही थी जब वो वहां से निकली। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? एक आदमी ने सड़क पर दोनों को जाते देखा। जरूरी है इसलिए निकल रहे हैं। तभी एक गाड़ी इधर आके रुकी। छोटे साईं आप? सामने गाड़ी में अच्छा खासा हैंडसम लड़का 25-27 साल का था, जिसे वो मालिक कह रहा था। शाम ढल गई है, सबको पता है यहाँ इस वक्त ठीक नहीं है निकलना। मालिक वो ये लड़कियां? जी जी छोटे साईं। बरखा आगे बढ़ी थी। वो शहर जाना है। ये अना है ना, इसकी माँ बीमार है। अना उसके मुंह की तरफ देख रही थी। इसलिए जरूरी है। अच्छा गाड़ी में बैठो, शहर तक मैं छोड़ देता हूँ। रोबदार आवाज, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक चश्मा, हल्की सी दाढ़ी। कोई भी लड़की देखकर उसे दोबारा देखे बगैर नहीं रह सकती थी। चल अना जल्दी आ जा। उसने जल्दी से अना का हाथ पकड़ा और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। तुम लोगों को पता होना चाहिए इस वक्त यहाँ निकलना खतरे से खाली नहीं है, उसने रोबदार आवाज में कहा। मालिक, बस बात ही ऐसी हो गई। वो करके चुप हो गया। अना बाहिर की तरफ देखती रही। क्या हुआ है इनकी माँ को? वो सही बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है। घंटे बाद गाड़ी शहर में थी। चलो अब यहाँ से तुमने जहाँ जाना है चले जाओ। और ये लो। जी मालिक। दोनों गाड़ी से उतरने लगी। रुको, उसने पीछे से आवाज लगाई। बरखा उतर गई थी और अना उतर रही थी। अना ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। ये लो, कुछ पैसे काम आएंगे। अना ने अपने हाथ से पकड़े। वो उसके चेहरे को तक रहा था और नीचे उतर गई। दोनों गाड़ी से उतरकर आगे चली गई, पर वो अभी तक इन्हें ही जाते दिख रहा था। तभी अना ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसका पलटना और सर से दुपट्टा उतरना उसे एक अजीब से हिसार में घेर गया था। जब वो मुड़ी तब उसे पीछे गाड़ी की आवाज पे होश आया। दोनों एक छोटे से बाजार में गई। कौन से कपड़े लेगी? जीन्स शर्ट। ए, तू जीन्स पहनेगी? बरखा ने रुक के पूछा। तुझे मना नहीं है तो फिर मुझे क्यों है? ये भी है। उसने अपनी दो बरखा की ली, फिर छोटे से ढाबे पे खाना खाया। उठ जल्दी, पुलिस नाके लगाए हैं, खाना कहीं और बैठ के खा लेंगे। दोनों जल्दी में उठी थी और चली गई। काफी देर चलने के बाद एक होटल नजर आया। चल कहाँ? वहां सामने, अन्ना ने कहा। अंदर जाके उसने काउंटर पर खड़े लड़के को देखा। कमरा मिल सकता है किराए के लिए? जी। कितने दिन के लिए चाहिए आपको? 2 दिन, अन्ना ने कहा। बरखा चुप करके उसे देखती रही। ये ले चाबी, पैसे जमा करा दें। दोनों कमरे में आई। बचा हुआ खाना खाया। वैसे एक बात है, बरखा खाते हुए बोली, तेरे साथ मजा आ गया है। मरना तो वैसे भी है, पर अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। खुदा कसम, ये जो तन पे कपड़ा है इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं है। मैं ये पहन के आई रूम। वो खाना छोड़ के जो अना ने कपड़े खरीदे थे उसको उठाकर वॉशरूम चली गई। अरे वाह अना, चेक कर कैसा है? अच्छा है, अना ने मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने कपड़े उठाने वो वॉशरूम में जाने लगी। अना, बरखा ने उसका हाथ पकड़ा। थैंक यू यारा, आज तक कोई भूखी को खाना खिलाने वाला और तन ढांपने वाला नहीं मिला। बस बस इमोशनल ना हो, मैं आती हूँ, फिर इस आदमी के पास चलते हैं। उसने अपने ऊपर से चादर उतारी और तह लगाकर साइड पर रख दी थी। जब वॉशरूम से बाहर निकली बरखा पल के झपकाना भूल गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वो कह के उठी। अना के बाल लंबे थे, फिलहाल उसने फोल्ड करके ऊपर को लपेट लिए थे। करम दादा से मिलना है। दोनों अंदर आई। दादा, ये लड़कियां आई हैं। अरे बरखा बच्चा, कैसे हो दादा? मैं करम है उस जात का। एक वर्कशॉप में एक कमरे में वो बैठा था। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। काम चाहिए था? है तो ये मेरी जिगरी है, मेरे साथ ही करेगी। काम तो है, कल सुबह होने से पहले करना पड़ेगा। जी हो जाएगा काम। बताएं। अन्ना ने दो टोक जवाब दिया। एक बंदे के हाथ पांव तोड़ने हैं। ठीक है, अन्ना ने उसकी तरफ देख के कहा। पैसे? 20,000। डन हो गया। एड्रेस? उसने आधे पैसे और एड्रेस अन्ना के हाथ पे थमा दी। दोनों बाहर आ गई। ए अन्ना रुक, पैसे दे यार, सिगरेट की तलब हो रही है, कल से नहीं पी। अन्ना ने कुछ पैसे उसे दिए। वो सामने पान वाले से सिगरेट लेकर मुंह में लेकर जलाने लगी। तभी अन्ना ने हाथ आगे कर दिया। क्या? मुझे भी दे। नहीं तू रहने दे, मेरी तो आदत है। अच्छी चीज नहीं है ये, बरखा ने कहा। तेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए नहीं।
अन्ना ने उसके हाथ से लेके अपने मुंह में रख ली और एक अदा से धुआं मुंह से निकाला। रात के पहर वो एक मोहल्ले में पहुंची थी। अन्ना ने हाथ में एक मजबूत डंडा था। घर के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा दीवार छोटी है पर घर पक्का बना था। दोनों ने एक दूसरे की मदद से दीवार फलांगी। अंदर से एक लड़की की आवाज आ रही थी रोने की। देख तो ऐसे करेगी तो 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। चुप करके कपड़े उतार, सारे जल्दी कर। अन्ना से ये बात नहीं बर्दाश्त हुई और अंदर दरवाजा अटका था। अन्ना ने जोर का धक्का दिया और वो खुल गया। सामने एक लड़की शर्ट उतारे बैठी थी और रो रही थी। ए कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रही हो? इतना ही बोला था कि जोरदार डंडा उसके मुंह पर दे मारा और दूसरा उसके सर पर दे मारा। लड़की चिल्लाई। अन्ना ने मुंह पर उंगली रखने का इशारा किया और उसके हाथ पांव पर दीवाना मार मारती रही। ए अन्ना, बस कर, चल अपना काम हो गया, निकल अब। जरूरत से ज्यादा ही तोड़ दिए हैं तूने उसके हाथ पांव। वो चिल्ला रहा था। चुप, अन्ना चिल्लाई थी। चुप नहीं तो तेरी लाश पड़ी मिलेगी। और एकदम उसकी जुबान पर जैसे ताला लग गया। वो जाने के लिए उठी, फिर वापस मुड़ी। अलमारी की चाबी दे, मैंने कहा। वो वो रही वो तकिए के नीचे। अन्ना ने जल्दी से लॉकर खोला, उसमें पैसे और कुछ जेवर थे। उठा के आगे बढ़ गई, फिर मुड़ी। इस लड़की को कुछ पैसे दिए, लो, जो मजबूरी है वो पूरी कर लो। अपने आप को किसी के नीचे बिछाने से बेहतर है तुम ऐसों की हड्डियां तोड़ के छीन के ले जाओ। वो कह के बाहर चले गई। काम हो गया है आपका। करम दादा के पास पहुंची थी। वाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, लो तुम्हारी मेहनत। उसने बाकी के पैसे अन्ना के हाथ में थमाए। दोनों बाहर आ गई। अन्ना ने सामने से जाती हुई टैक्सी को रोका। दोनों सुनार के पास पहुंचे। जो जेवर था वो अच्छी कीमत पर बेचा। अब कहाँ जाना है? टैक्सी में बैठ के बरखा ने कहा। किसी अच्छे से मॉल में ले चलो। अन्ना ने टैक्सी वाले को कहा। तू पागल हो गई है? बरखा भड़की। मैं कभी नहीं गई किसी मॉल मूल में। तू ना जा, मैं चली जाती हूँ। अन्ना ने सिगरेट जलाकर जवाब दिया। देख अन्ना, हमारी जो हालत है ना, लोग हमें देख के ही निकाल देंगे। वहाँ कोई दुनिया के अनोखे लोग नहीं आते, हम जैसे इंसान ही आते हैं। इन्हें पैसों से मतलब है, लोगों से नहीं। उसकी बात सुनकर बरखा चुप कर गई थी। ए अन्ना, ये तू कितना बड़ा, तेरे पास सिम है? उन्होंने बरखा को देखकर कहा। मेरे पास दो हैं, एक चल रही है इस बटनों वाले मोबाइल में और एक इसी के पीछे पड़ी। गुड। अन्ना उसका हाथ पकड़ के मोबाइल शॉप गई। पहले दो अच्छे मोबाइल खरीदे, फिर सिम डाली। कितना प्यारा मोबाइल है, अपन ने जिंदगी में नहीं सोचा था। चल चल, इमोशनल ना हो। दोनों ने फिर कुछ कपड़े खरीदे। अन्ना ने एक तेज धार वाला पोल चाकू खरीदा। वहीं बैठ के दोनों ने खाना खाया। ए अन्ना, सच में अमीरों वाली फीलिंग आ रही। अन्ना मुस्कुरा दी। चल अभी और भी काम है। अब कहाँ? बरखा ने हैरानी से पूछा। चल चल उठ, बताती हूँ। ए यहीं रुक, टैक्सी वाले को अन्ना ने रुकने का कहा था। ये कहाँ आए हैं हम? सामने देख। बरखा ने सामने देखा। एक जाना माना सैलून था। अन्ना, तू पागल हो गई है? पता भी है? नहीं, समझदार अब हुई हूँ। अपनी जिंदगी के लिए पहले ही आवाज उठा लेनी चाहिए थी मुझे। ऐसे दुनिया की ठोकरें ना खाती। चल। अब बरखा का हाथ पकड़कर वो सैलून में आई। जी मैम, क्या करवाना है आपको? सामने एक लड़की आई। सब कुछ करवाना है, अपने आप को पूरा बदलना है। क्या कर सकती हो? पहले तो वो हंसी। जी मैम, हमारा काम ही यही है। 4 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद जब दोनों ने अपनी शक्ल देखी तो दोनों ही हैरान रह गई। और अन्ना तो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसने शॉपिंग बैग से कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई। जब बाहर आई तो कोई आंख ऐसी नहीं थी जो इस वक्त उस पर ना हो। टाइट जीन्स, फुट फिट शर्ट और नाप नजर आती हुई, छोटे बाल। कयामत ढा रही हो अन्ना मैडम? बरखा ने छेड़ा। कयामत ही तो ढानी है अभी। वो तंजिया मुस्कुराहट ला के पेमेंट देकर बाहर निकल गई। रुक, ये मुझसे नहीं उठाया जाएगा सारा सामान। दोनों उसी होटल में पहुंची थी। जी मैम, आप वो पलकें चिपकाना भूल गए। कमरा लिया है किराए पर? जी। शाम ढल गई थी। सारा दिन वो ऐश करते फिर रही थी। अन्ना, बरखा ने लेटते हुए कहा। हाँ, तेरे चेहरे से मासूमियत झलकती है। क्यों खुद को इतना बुरा बना रही है? जिंदगी ने मासूम रहने नहीं दिया। वो आंखें बंद करके लेटी थी और दोनों की आंख लग गई थी। रात के 10 बजे थे जब अन्ना की आंख खुली। वो उठी, मास्क पहना और हुड वाली जर्सी। तू कहाँ जा रही है? बरखा ने उससे पूछा। पहले तू खाना खाओगी, फिर किसी से हिसाब चुकता करना है। वो अपने जूतों को टाइट करते हुए बोली। तुम खाना खा लेना, पैसे हैं तुम्हारे पास। पागल हो गई है क्या? मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। पुलिस का मामला कौन सा ठंडा पड़ गया है? मुझे नहीं लगता मुझे पहचान पाएगी पुलिस। अन्ना ने जवाब दिया था। मैं भी चलूंगी, तू अकेली नहीं जाएगी। जब रहना साथ है तो फिर हर काम साथ है। नीचे आ जाओ 10 मिनट में। वो कहकर नीचे चली गई। रुक, पता नहीं कभी कभी दिमाग इसका स्टक जाता है, कभी कभी ठीक हो जाता है। पल में कुछ। वो बड़बड़ करती उठ के बाथ में गई। दोनों ने होटल में खाना खाया। रात के 12 का टाइम था। उसने टैक्सी वाले को एक क्लब का नाम बताया। अन्ना, तू अब शराब भी? बरखा, चुप कर यार। वो चिढ़कर बोली थी। बरखा वहीं चुप कर गई थी। अंदर लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे। दोनों ने हुड वाली जैकेट पहनी थी और मास्क लगाए थे। दूर जाके वह एक कुर्सी पर बैठ गई थी। अन्ना ने अपनी जैकेट आगे से खोल दी। उसकी नाक नजर आ रही थी और सिगरेट जलाकर कश पर कश लगाती रही। लड़कियां लड़के मस्ती में लगे थे। तभी एक आदमी ऊपर ऑफिस की तरफ गया। अन्ना तंजिया मुस्कुराई। यहीं बैठने आई। वो बरखा को कह के उठी। जल्दी आना, उसने आवाज दी और वो पीछे मुड़ के हाँ में सर हिला गई।
सर आपसे एक लड़की मिलना चाहती है। क्लब के शोर की आवाज़ थी, पर अंदर शोर कम आ रहा था। कौन है? सर पता नहीं कहती है आपसे मिलना ज़रूरी है। अच्छा अंदर बुलाओ। जी। वो सर हिलाकर बाहर चला गया। उसी टाइट शर्ट में फिट पैंट और ऊपर से नजर आती नाक दिल में हलचल मचा गई थी, पर मुंह पे मास्क था। तुम जाओ बाहर। तो उसने लड़के को इशारा किया। वो बाहर गया तो अन्ना ने अपना मास्क उतारा और वो नादिर था जिसने उसे क्लब में बेचने के लिए खड़ा किया था। तुम वहाँ कौन सा तीर मार दिया है? खूबसूरत तो बला की, लगता है मोटी कोई आसामी फंसा ली है। वो ऐसा ऐसा उसके करीब आते बोला। एक तो बला की खूबसूरती, ऊपर से ये टाइट कपड़े। उसने नजदीक आके उसके जिस्म को हाथ जैसे ही लगाया। अन्ना ने चाकू से उसके हाथ पर जोरदार कट मारा और वो जोर से चिल्लाया, चीख तेरी अब कौन सुनेगा? कोई नहीं। पैसा ये है ना औरत की इज्जत से बढ़ के तुम लोगों के लिए। किसी की भी माँ बहन बेटी जो भी हो बस बेच दो। गुस्से में अन्ना ने मेज पर रखा गुलदान उसके सर पर दे मारा। मुंह नीचे गिरा और फिर टूटे हुए गुलदान के टुकड़े को उसके पाँव में घुसा दिया। छोटी उम्र के लड़के लड़कियों को गंदगी पे लगाने वाले, इनकी इज्जतों को बर्बाद करने वाले। अन्ना गुस्से में बोल रही थी और उसे मार रही थी। चिल्ला अब चिल्ला, तेरी ही आवाज दब गई है इस तेरे दो कौड़ी के क्लब में। और अब की बार उसने उसकी गर्दन पर टूटा हुआ शीशा दे मारा और उसे अगला सांस ही नहीं आया। सामने रखे छोटे से लॉकर में बेशुमार नोटों की गड्डियां उसने जितनी हो सकती थी उठाई और अपने मुंह पर मास्क करके अपने हाथ जैकेट में किए और बाहर निकल गई। सामने बरखा ने उसे बातों में लगाया हुआ था, जो अंदर आया था और दरवाजे के बाहर खड़ा था। अन्ना ने बरखा को इशारा किया और बाहर निकल गई। तू क्या करके आई है? बरखा साथ चलते हुए बोली। कत्ल। क्या? वो वहीं रुक गई। तू पागल हो गई है? तू पैसे के लिए लोगों को मारेगी? फांसी हो जाएगी तुझे पुलिस के हाथ लग गई तो। ना कर अन्ना, करम दादा है। हम लोग बस हाथ पांव तोड़ने तक ठीक हैं। चुप कर बरखा। वो मुंह में सिगरेट लेते हुए बोली। दोनों होटल आई। अन्ना मैंने काम किए हैं, तेरी तरह नहीं लोगों को मारना ही शुरू कर दो। मेरी बात सुन, आइंदा ऐसा ना करना। बरखा कुछ हिसाब चुकता करना था। अब तू चुप करेगी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? वो बरखा पर चिल्लाई थी और बरखा चुप होकर बेड पर लेट गई। अन्ना ने पास इतने पैसे थे अब कि वो एक छोटा सा कमरा और गाड़ी खरीद सके। सुबह होते ही दोनों पहले नाश्ता करने होटल गई। नाजरीन, कल रात बेदर्दी से किसी ने नादिर नामी क्लब मालिक को कत्ल कर दिया और हैरानी की बात यह है कि कत्ल करने वाले ने बड़ी सफाकी से कत्ल किया है। पुलिस पता लगाने की कोशिश में है, जल्द ही पता लग जाएगा। सामने एलसीडी पर चलती न्यूज दोनों देख रही थी और बरखा के पसीने छूट रहे थे। किराए पर एक फ्लैट चाहिए। वो एक पोस्ट इलाके की बिल्डिंग में खड़ी थी। जी मैम, आपको मिल जाएगा, पर कुछ एग्रीमेंट साइन करने होंगे। सामने लड़का बता रहा था। जी जरूर। अन्ना ने जोर से सर हिलाकर जवाब दिया। 10 मिनट की बातचीत के बाद एक फ्लैट की चाबी इन्हें दे दी गई। अंदर आते ही बरखा की आंखें खुल गई। वाह क्या बात है, ये तो अमीरों वाला घर है। बरखा ने सामने पड़े सोफे पर ढहते हुए कहा। सामने एलसीडी लगी थी। ऑन करते ही सामने न्यूज चैनल था। नादिर की मौत के पास किसी की उंगलियों के निशान मिले हैं। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही कातिल तक पहुंच जाएगी। और एक लड़के ने बताया कि नादिर से मिलने एक लड़की आई थी। इन सबूत को लेकर पुलिस जल्द ही कातिल को गिरफ्तार कर लेगी। अन्ना, बरखा ने अन्ना को देखा। कुछ कर, फिलहाल तू निकल यहाँ से। कुछ दिन कहीं ऐसी जगह चली जा जहाँ ये लोग पहुंच ही ना सके। मेरा कोई नहीं है जहाँ मैं जाऊंगी। मरना होगा मर जाऊंगी, मुझे दुख नहीं है। मेरे दिल को तसल्ली है, मैंने एक को तो मारा है। पागल हो गई है अन्ना? तू मेरी साथी है, मैं नहीं कुछ होने दूंगी। सीसीटीवी में तेरी शक्ल नहीं दिख रही, तू कहीं जाके छुप जा। बरखा, मेरा कोई नहीं है। अच्छा तू ऐसा कर, मेरी खाला के घर चली जा कुछ दिन। मैं यहीं रहती हूँ, यहाँ रहकर हर खबर पर नजर रखूंगी और तुझे बताती रहूंगी। और अगर तेरी खाला मेरी वजह से फंस गई तो? नहीं फंसी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जमान साईं है, मुझे पता है वो जरूर मदद करेंगे। चल चल, कपड़े बैग में पैक हैं तेरे, चल निकल जल्दी कर। वो अन्ना का बैग उठाते हुए बोली। टैक्सी। एक टैक्सी रुकी और 1 घंटे के बाद बस यहीं रोक दे, बरखा ने कहा। वहीं उसी सड़क के दरमियान रुकी थी। फिर दोनों पैदल चल रही थी। अचानक गांव से दूर रोड के बीच कुछ लोग नजर आए। एक गाड़ी इस साइड खड़ी थी और दूसरी उस तरफ। एक ने दूसरे को घेरा हुआ था। ये तो जमान साईं को वजाहत का बेटा। बरखा के मुंह से इतना ही निकला था। वजाहत के बेटे ने पीछे मुड़ के देखा। कौन हो तुम? उनकी तरफ आया। कौन हो? साईं, मेरी खाला का घर है गाँव में, मिलने आए हैं। दोनों ने जीन्स पहनी थी। पहले उसने बरखा को देखा और फिर अन्ना को। किस गांव में? वो बरखा कहते कहते रुकी और जमान की तरफ मुड़ के देखा। ओहो, मुखालिफों की हो? साईं, जमान साईं को जाने दे। बरखा ने उसकी तरफ देखकर हाथ जोड़े। हाँ जाने देता हूँ। देख कैसे ऊपर जाता है ये, और कैसे रंधावा हवेली का मालिक मरेगा मेरे हाथों अब। सामने निडर हालत में एक 50 साल का आदमी उसकी तरफ देख रहा था। उसे अपनी मौत की जैसे कोई परवाह नहीं थी। पीछे हाथ बांधे वो उसकी बकवास सुन रहा था। चल चल, कपड़े बैग में पैक ही हैं तेरे, चल निकल जल्दी कर। अचानक गांव से दूर रोड के बीच कुछ लोग नजर आए थे। ये जमान साईं की वजाहत का बेटा। बरखा के मुंह से इतना ही निकला था। साईं, मेरी खाला का घर है गांव में, मिलने आए हैं।
दोनों ने जीन्स पहनी थी। पहले उसने बरखा को देखा, फिर अना को। ओहो, मुखालफों की हो, साईं ज़मान को जाने दें। बरखा ने उसकी तरफ देखकर हाथ जोड़े। हाँ, जाने देता हूँ, देख कैसे ऊपर जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ा, बोला अपने लाडले को, जबरान को तुझे आके बचाए। अना, कुछ कर, ये पागल हो गया है। अना ने उसकी तरफ देखा। चल, इनका आपस का मसला है। अना ने बरखा को देखकर कहा, आओ। पीछे मुड़ी। अरे रुक, तुझे किसने कहा है जा। वो गुस्से में गुर्राती हुई अना की तरफ आया था। जानती है मैं कौन हूँ? जानती है? वो गुस्से से चिल्लाया। जानती है मैं कौन हूँ? अभी उसके मुंह से इतना ही निकला था, अन्ना ने पलक झपकते ही चाकू निकाला और उसके कंधे पर मारा। वो चिल्लाया, नीचे की तरफ हुआ। अन्ना ने पलक झपकते ही उसकी गर्दन में हाथ रखकर पीछे खड़ी हो गई और उसकी गर्दन पर चाकू रख लिया। और तुझे पता है मैं कौन हूँ? अन्ना जरा सा भी तो हिला, तेरी गर्दन के चाकू आर पार होगा। फेंको नीचे सारे असला, फेंको। वो चिल्लाई। सबने अपनी अपनी बंदूक फेंक दी। मुझे कभी मसला नहीं है किसी से, याद रखना। जो कहेगा ना मैं कौन हूँ, फिर अना बताएगी अना कौन है। वो गुस्से में अपने हाथ की गिरफ्त को जितना जोर लगा सकती थी लगाती रही और वो दर्द से करहा रहा था और उसने चाकू उसके कंधे में घुसा दिया। अभी इतना ही किया था, सामने 4-5 गाड़ियां आईं और एक में से उस दिन वाला लड़का निकला। बाबा जान, आप ठीक हैं? वो उसकी तरफ भागा था। वो आदमी ऐसे ही खड़ा था और अना को देख रहा था। तभी अना ने उसे नीचे फेंका और आगे जाने लगी। तभी उसने चाकू निकालकर अना के पांव पर दे मारा। वो कराह कर वहीं नीचे गिर गई। गाड़ियों से निकल के सब आदमियों ने वजाहत के आदमियों को पकड़ लिया था और अना नीचे गिरती बची। किसी ने उसे सहारा दिया। उसने ऊपर मुंह करके देखा तो जमान था और दर्द की तकलीफ से वो बेहोश हो गई। आंख खुली तो वो इस वक्त किसी बड़े से कमरे में थी और बरखा सामने बैठी थी। दर्द की तकलीफ से उससे उठा नहीं जा रहा था। रुक, मैं उठाती हूँ। कहाँ हैं हम? अना ने उठते हुए कहा। बड़े साईं की हवेली में, देख कितनी शानदार है। पागल है तू, यहाँ क्यों लाई है? अना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं नहीं लाई, बड़े साईं लाए हैं। उनकी जान बचाई है तूने, वैसे बड़ा बहादुरी का काम किया है। मैंने उनकी जान नहीं बचाई। मुझे उसने आंखें दिखा के क्यों बोला कि वो कौन है, तब मुझे गुस्सा आया। चल, यहाँ मुझे नहीं रहना है। यहाँ पागल हो गई है अना, क्यों नहीं रहना है? मेरी बात सुन, देख। बरखा उसके करीब होते हुए बोली, तुझे इस वक्त जरूरत है छुपने की पुलिस से, और इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। बरखा, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। वो उसे घूरते हुए बोली। एहसान नहीं है, एक एहसान तूने किया है इन पे, एक वो कर देंगे। बरखा ने उसकी बात का जवाब दिया। अना चुप कर गई। पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जब एहसान का बदला कहेंगे मैं बता दूंगी। तू चल अभी, अना ने उसे देखते हुए कहा। परवर कुछ नहीं, तू नहीं आना चाहती ना आ, मैं जा रही हूँ। वो ये कहकर बेड से उतरने लगी। तू नहीं मानेगी, जिद की पूरी है, बरखा ने अना को सहारा देते हुए कहा। दोनों अभी खड़ी हुई थी तभी दरवाजा खुला और जमान सामने था और पीछे कुछ औरतें। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? उसने दोनों को देखकर कहा। साईं, वो अना कह रही है उसे वापस जाना। बरखा ने मुंह में बुड़बुड़ करते हुए कहा। वो अना के सामने आया। एहसान किया है तुमने हम पे, इसके लिए हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। ठीक हो जाओगी, चली जाना। वो दर्द की मिली जुली कैफियत में बरखा के सहारे से थोड़ा आगे बढ़ी और जमान वडेरे की आंखों में देखकर बोली। एहसान का बदला देना है तो फिर मुझे ऐसी जगह भेज दें जहां मैं कुछ दिन लोगों की नजरों से दूर रहूं। कत्ल करके आई हूं और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं नहीं चाहती कि आपका नाम खराब हो, इसलिए जा रही हूँ। वो निडर होकर उसकी आंखों में देख के बोली। ठीक है, भेज देते हैं। वो निडर होकर बोला तो आगे बढ़कर अना के सर पे हाथ रख दिया। खुश रहो। अना चुप कर गई और नीचे मुंह कर लिया। जबरान ने काम के सिलसिले में जाना है, कुछ दिन शहर से बाहर, अपने ही घर में होगा, वहीं ले जाएगा वो साथ। अपना काम करके वो आ जाएगा और तुम जब तक रहना चाहो रह लेना। अगले माह जबरान और उसकी बहन की शादी है, दोनों आना तुम, हमें अच्छा लगेगा। जी जी बड़े साईं, जरूर, बरखा ने आगे जल्दी से जवाब दिया। फिलहाल तुम्हारा जाना बेहतर है, वजाहत के लोग भी पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। खाना खा लो, वो जाएगा, मैं उसे कह देता हूँ तुम्हें भी साथ लेता जाए। बाबा, मैं वहां कैसे रखूंगा उसे? वो जमान के सामने खड़ा सवाल कर रहा था। उसने तुम्हारे बाबा की जान बचाई है और खुद जख्म खाया है। तुम्हारा काम कुछ दिन का है, उसे वहीं छोड़ना, जब तक रहना चाहे रह लेगी। ठीक है, जैसे आप कहें। अपना ख्याल रखना। बरखा ने सहारा देकर उसे गाड़ी में बिठाया। तुम भी ख्याल रखना और कॉल पे बात करती रहना। वो गाड़ी की अगली सीट पे बैठा था। 10 मिनट बाद एक जगह उसने गाड़ी रोकी। एक लड़की अंदर आके बैठी। हाय स्वीटी। दोनों गले लगे। इस लड़की का बस नहीं चल रहा था, उसके साथ चिपकी रहे। ये कौन है? उसने अना की तरफ देख के कहा। ये वही है जिसने बाबा जान की जान बचाई है, अभी मेरे साथ जा रही है। वजाहत के लोग इसे ढूंढेंगे, इसलिए जब तक सब ठीक नहीं होगा वहीं रहेगी। मैं आ जाऊंगा कुछ दिन में वापस। उसने एक नज़र अना पर डाली और उसकी खूबसूरती खटक गई थी। जान, आप कहीं और भी भेज सकते थे, साथ ले जाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों, तुम्हें मुझ पे शक है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर वैसे भी मैडम, 1 माह बाद आप मिसेस जबरान हो जाएंगी, तो आपको क्या फिक्र? हाय माय स्वीटी, वो जबरान के गले लगते बोली। वैसे तुमने ना वो डायमंड की रिंग दी थी, वो गुम हो गई है मुझसे जबरान।
वो मुंह बनाते हुए बोली, तो इसके लिए तुम्हें मुंह बनाने की क्या ज़रूरत है? चीज़ है, गुम हो जाती है, मैं अपना काम ख़त्म करके आऊँ, फिर नहीं ले दूँगा। सच, उसकी आँखें एकदम से खुली थीं। हाँ ना मेरी जान, थैंक यू सो मच माय लव। अना दोनों की बातें सुन रही थी और बाहर की तरफ देख रही थी। ठीक है, मुझे यहीं उतार दें, बस आपको दिखने आई थी। सामने कैफ़े से होके गाड़ी मंगवा के चली जाऊँगी। ओके, जबरान ने जवाब दिया। वो उतरी और सामने कैफ़े में चली गई। 3 घंटे के सफ़र के बाद अना की बस हो गई थी। ऊपर से पाँव लटकाकर बैठने से दर्द हो रहा था। जबरान की नज़र उसे बार-बार देखने पर मजबूर हो रही थी। एक अलग-सा हिसार था जिससे वो निकल नहीं पा रहा था। वो मुसलसल बाहर ही देख रही थी। उसकी आँखों की उदासी, उसके चेहरे की मासूमियत उसे खींचती थी अपनी तरफ। पर हर बार वो हर ख़याल को झटक देता था। गाड़ी किसी बंगले में रुकी थी। 2-3 मुलाज़िम अंदर से भागे आए थे। छोटे साईं, मुलाज़िमा को बुलाओ, अंदर से मेहमान साथ आई हैं। इसे चोट लगी है, पाँव पे उतारेगी। हाथ पकड़ के जबरान कहकर अंदर चला गया। कमरा काफ़ी बड़ा था और हवादार भी। सामने बड़े से शीशे में बाहर का मंज़र साफ नज़र आ रहा था। पहाड़ी इलाका था और दूर गाड़ियाँ चलती नज़र आ रही थीं। पहली बार इतना दिलकश मंज़र उसने देखा था। बाजी, बाजी, पीछे से मुलाज़िमा आवाज़ दे रही थी। हाँ, अना एकदम से इस हिसार से निकली थी। खाना लाऊँ बाजी? हाँ, ले आओ, अना ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जी, कहकर वो चली गई। खाना खाने के बाद वो लेट गई। बाजी, ये साहब ने भिजवाई है। एक स्टिक थी जिस पर एक हैंडल था जिसे पकड़ के वो थोड़ा आसानी से चल सकती थी। और साहब ने कहा है कि मैं आपके पास ही रुकूं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो। मुलाजमा ने अगली बात भी कह दी। नहीं, तुम जाओ, मेरी वजह से अपनी नींद खराब नहीं करो। नहीं बाजी, छोटे साई ने वो इतना ही बोली थी। जब मुझे मसला नहीं है तो फिर तुम्हें क्या है, जाओ, अना गुस्से में बोली थी। मुलाजमा चुप करके चली गई। रात के 2 बज गए थे। वो बैठी बाहर ही तके जा रही थी। आज पता नहीं क्यों सब कुछ उसकी नज़रों में घूम रहा था। पानी की तलब हुई, सामने जग खाली था। पागल लड़की, पानी भी नहीं भर के रख गई। वो अपनी छड़ी के सहारे उठी, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। सामने किचन में जैसे ही मुड़ने लगी, सामने से जबरान से टक्कर हो गई और उसके पाँव उसकी छड़ी पर लगा। और वो जैसे ही गिरने लगी, जबरान ने कमर से उसे पकड़ लिया था। इस सब के लिए दोनों ही तैयार नहीं थे। और पहली बार उसने जबरान की आंखों में देखा था। कितनी गहरी आंखें थी उसकी। अचानक से गिरने से बचने के लिए उसके हाथ खुद को बचाने के लिए जबरान के कंधे पर थे। अचानक अन्ना ने खड़ा होने की कोशिश की। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो जरा सीधा होते बोला। मुलाजमा कहाँ है? उसने सहारा देकर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। पानी पीने आई थी, वो रखना भूल गई थी। मैंने ही उसे इजाजत दी थी कि वो जाए। अन्ना को कमरे में छोड़ के वो अपने कमरे में पिछले 1 घंटे से रह रहा था और क्यों ये उसे भी नहीं पता था। और दिल अभी तक जोरों से धड़क रहा था, जो कि संभलने का नाम नहीं ले रहा था। उसे अपने दिल की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। कभी बैठ के पाँव हिलाता तो कभी फिर उठकर टहलने लग जाता। अजीब कैफियत थी जो समझ नहीं आ रही थी। जबरान, पागल हो गए हो? इंसानों जैसी इंसान है वो। और वो खुद को जैसे बोल के तसल्ली दे रहा था। इधर अना इन सब के लिए तैयार नहीं थी। उसने बैग से सिगरेट निकाली और घंटे तक एक के बाद एक पीती रही। बाहर देखते देखते कब आंख लगी उसे पता नहीं चला। इधर जबरान जब भी आंखें बंद करता, अना का चेहरा सामने आ जाता। आंखें खोलता, सारी बातें याद आ जाती। सोचते सोचते कब वो सोफे पर पड़ा सो गया उसे नहीं पता चला। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकलने लगा, सामने कुर्सी पर अना बैठी थी। वो उसके पास आया। हमारे घर में लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल जो करता है मैं वो करती हूँ। दो टोक और सपाट लहजे में अना ने उसे उसकी आंखों में देखकर बोली थी। और मैं जबरान रंधावा हूँ। जो कह दिया मतलब के कह दिया। उसके करीब आते उसकी आंखों में देख के बोला था। और मैं बेबाक अना हूँ, किसी को खुद पे हुक्म सादे करने की इजाज़त नहीं देती। बिला झिझक उसकी आंखों में देखते हुए बोली। अगर पहनने हैं तो कपड़े पूरे पहनो जिससे जिस्म नुमाया नहीं हो। नहीं तो फिर जो पहने हैं इन्हें भी उतार दो। वो गुस्से में कहते हुए मुड़ गया। कह तो आया था, उसे आदत नहीं थी किसी की आदत में कभी मुदाखलत की, पर वो इससे उलझ कर क्यों आया था? सब समझ से बाहर था। ऑफिस में मीटिंग जारी थी। दिल दिमाग अना पे अटका था। सर, सर, सामने से एक लड़के ने आवाज़ दी। हाँ, वो चौंक के बोला। आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो ऑफिस की किसी काम में सबके सामने मीटिंग में सवाल पूछ रहा था। मैं अभी इस बारे में सोच के बताता हूँ। ये कहकर जबरान वहां से उठ के चला गया। ऑफिस रूम में आके उसने अपनी टाई खोलकर साइड पर रखी और शर्ट के बटन खोलकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। क्या मुसीबत है यार! गुस्से में उसने ग्लास उठा के सामने दीवार पर दे मारा था। ये अना से ऐसे बात करने का रिएक्ट था या फिर वो दिमाग से निकल नहीं रही थी उसके। शाम हो गई थी। उसने फुल बाजू वाली और पूरी शर्ट पहनी और सामने अपने कमरे में बालकनी में पिछले 4 घंटे से बैठी बाहर देख रही थी। तभी उसका फोन बजा। हेलो, कैसी हैं मैडम? तू जाके भूल ही गई अपने साथी को? ऐसा नहीं है, अना ने कहा। बस सोई थी, अभी आंख खुली। अना ने सरसरी सा जवाब दिया। और बता, ठीक तो है ना? बरखा काफी देर लगी रही। सारा बता रही थी कि पुलिस को पता लग गया है, कातिल तू है और तेरी तलाश में लगी है। बस जब तक मामला ठंडा नहीं होता
वहीं रह, बार बार फ़ोन नहीं करेगी, कभी फजूल में फंस जाए। काफ़ी देर फ़ोन पे लगे रहने के बाद उसने बंद किया। अना पीछे टेक लगाकर लेट गई और कब आंख लगी उसे नहीं पता चला। साहब खाना लाऊं? शाम के 5 बजे जबरान वापस आया था। नहीं अभी भूख नहीं है। वो मैडम ने खाया है या नहीं? वो चलता हुआ अंदर आ रहा था। नहीं साहब। मुलाजिम के जवाब पर वो एकदम रुका। क्यों? पता नहीं, उन्होंने कहा है कि अभी भूख नहीं है, जब लगेगी मैं खा लूंगी। गुस्सा करती है, अगर ज्यादा इसरार करो तो। ठीक है तुम जाओ। कमरे में आके उसने शावर लिया और हल्के रंग की शर्ट पहनी। वाइट ट्राउजर, कमाल की बॉडी थी। अच्छे खासे कद का इंसान, ऊपर से खुश शक्ल और एक रूपदार शख्सियत। पहले तो वो कमरे में लेटा रहा, फिर उठकर बाहर आया, फिर 10 मिनट के बाद अंदर चला गया। मुलाजिम देख रहे थे कि पता नहीं क्या बात है। छोटे साईं, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। वो सरसरी सा जवाब देकर चुप कर गया। क्या बताता उसे समझ नहीं आ रहा था। वो एक बार अना को देखना चाहता था। फिर टीवी लाउंज में एलसीडी ऑन करके बैठ गया। सामने ही किचन था। उसे था जब भी आएगी उसे पता चल जाएगा। रात के 12 बजे के करीब उसके कमरे का दरवाजा खुला था। वो स्टिक लेकर किचन में ऐसा ऐसा गई। मैं निकाल दूं खाना? पीछे से उसने अना को कहा। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। पूरे कपड़े पहने थे उसने और बगैर देखे बोली थी, सिला नहीं जा रहा तुमसे, तुम बैठ जाओ। वो बात करना चाहता था। चीखों में सहारा लेना छोड़ दिया कि आदत नहीं है मुझे। वो अभी बगैर देखे ऐसा ऐसा अपने काम में लगी थी। वो उसके करीब गया। उसकी खुशबू उसके दिल में हलचल मचा देती थी। अना। उसके करीब जाकर वो हल्की आवाज में बोला था। अना ने पीछे मुड़ के देखा। ऐसा नहीं था कि उसे भी कुछ नहीं होता था। उसकी आंखों की गहराई वो ज्यादा देर नहीं देख सकती थी। नाराज हो? उसने अना के चेहरे को तकते हुए कहा। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होती, मुझे काम करने दें, जाए यहाँ से। वो कंफ्यूज सी हो रही थी पर जाहिर करना नहीं चाहती थी। खाना गर्म करके प्लेट उठा के वो जाने लगी और वो उसके सामने आ गया। मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो उसे देख के बेकरारी में बोला था। पर मुझे नहीं सुननी, मेरे रास्ते से हटे। अगर ना हटूं? वो उसके करीब आते हुए बोला था। देखिए जबरान। वो एकदम पीछे हो गया। जाओ। अन्ना ने पहले उसे देखा और फिर चुप करके वहां से अंदर आ गई। खाना 1 घंटे से ऐसे ही रखा था। पता नहीं किन सोचों में गुम थी। रात के 2 बजने वाले थे। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी ज़िंदगी में आए, उस पे ऑर्डर चलाए। पहले ही अपनी ज़िंदगी को वजह से गुजार के आई थी, उसे पता था। अंदर दिल नहीं लगा तो वो कमरे से बाहर आई। लॉन में सामने वो कुर्सी पर टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। वो वापस आके अपने बिस्तर पे लेट गई। अगले दिन उसकी आंख 10 बजे खुली। बाजी बाजी, मुलाजमा आवाज़ लगा रही थी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। बाजी, नाश्ता करके छोटे साईं का फ़ोन बार बार आ रहा है, आपने दवा लेनी है। अच्छा ले आओ। सरसरी सा जवाब देकर वो वॉशरूम चली गई। रात को ख्वाब में उसे अपनी अम्मी नजर आई। वो उसी के बारे में सोच रही थी, रो रही थी वो अना को लेके। दिल अजीब सा था और परेशान भी। बेदिली से नाश्ता करके वो चेंज करके बाहर आई तो मौसम अच्छा था। बारिश आने वाली थी और ठंड भी थी। ठंड जो बारिश अक्सर वो घर में बैठ के देखती थी। तभी जबरान की गाड़ी गेट से अंदर आई। ब्लैक सूट बूट में कातिल लग रहा था। अना ने उसे देख के मुंह पीछे कर लिया। वो वहीं नीचे ही बैठ गई। वो 10 मिनट बाद बाहर आया। बाहर चलोगी? उसने अना को देख के पूछा। उसका दिल था वो बाहर जाए, यहाँ के पहाड़ देखना चाहती थी, बारिश में जाना चाहती थी, पर थी भी तो अना। नहीं। अना ने सरसरी सा जवाब देकर चुप कर गई। इतने दिन से घर पे ही हो, चलो तुम्हें यहाँ की खूबसूरती दिखाता हूँ। वो बहाना ढूंढ रहा था। वो हाँ कर दे और वो चाह रही थी कि वो उसे फोर्स करे। उठो। उसने अना को देखा, जैसे हुक्म सादिर किया। हुक्म चलाता था, बुरा नहीं लगता था। वो चुप करके उठी। गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। मेरे साथ बैठ जाओगी तो खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। चुप करके वो आगे वाली सीट पर आ गई थी और वो उसकी बातें क्यों मान रही थी उसे नहीं पता था। बाहर निकलते ही गाड़ी सरसब्ज दरख्तों और दूर पहाड़ों के टीलों में थी। कितना खूबसूरत मंजर था और जो उसने कभी ख्वाब में देखा था आज वो सच में देख रही थी। उसे सब ख्वाब जैसा लग रहा था। तभी उसने एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी। दोनों बाहर आए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अंदर जाके उसने खाना ऑर्डर किया। वो चुप करके बैठी रही। दोनों ने खाना खाया और बाहर आए। मैं गाड़ी लाता हूँ। मुझे अभी नहीं जाना गाड़ी में, कुछ देर यहीं रहना है। वो उसे देख के बोली थी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं गाड़ी का बता के आ जाऊँ, यहीं खड़ी है। चुप करके वो इन पहाड़ों के साथ बहती नदी को और हल्की हल्की बारिश को देख रही थी। शिजा। पीछे से आवाज आई। जबरान ने उसे उसके नाम से बुलाया था। एकदम वो उसने पीछे मुड़कर देखा था। शिजा नहीं हूं मैं, और ना इस नाम से दोबारा मुझे बुलाना। अना नाम है मेरा। शिजा मेरी बात सुनो। वो उसके इतना नजदीक आ गया था। अना ने पास उसकी बात सुनने के अलावा कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं जानता हूँ जो भी हुआ है तुम्हारी जिंदगी में ठीक नहीं हुआ है, पर सब एक जैसा नहीं रहता है। बिलाख्तियार उसके हाथ अना के चेहरे पर थे और वो कुछ नहीं बोली। सब कुछ भूल जाओ, अभी सिर्फ शिजा बन के चलो मेरे साथ। ये क्या हो रहा है भाई? सामने से 3 लड़के उनके पास आते नजर आए। रोमांस, एक बोला और तीनों हंस पड़े। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, अन्ना ने जबरान को कहा। ओए इसकी लैला को देख। देख क्या मिस? अभी इस लड़के के मुंह से इतना ही निकला था और जबरान ने आगे बढ़कर उसके मुंह पे मुक्कों की बरसात कर दी थी।
वो दोनों भी लपके थे, पर अगले ही पल जबरान ने अपनी शर्ट से अपनी गन निकाल ली थी और उनके आसान खता हो गए। जबरान, क्या कर रहे हो? नीचे करो। अना आगे बढ़ी थी उसे रोकने के लिए। दो तो भाग गए थे, पर जिसको मारा था वो नीचे पड़ा था और जबरान उस पर गन ताने खड़ा था। जबरान, नीचे करो गन प्लीज। जबरान, चलो यहाँ से। पर वो इस वक्त शदीद गुस्से में था और अपनी गन से ही उसके सर पर बेइंतहा मारा और उसके सर से खून निकलने लग गया। तभी दो गाड़ियां आके रुकी। छोटे साईं उठे, हम देखते हैं इनको, आप चलो यहाँ से, इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई शिजा के बारे में बोलने की? साईं, हम देखते हैं, आप चलें। अना और जबरान को गाड़ी में वो मुलाजिम बिठा के ड्राइवर को कह के लेके जाए। जबरान इस वक्त गुस्से में था और चुप करके बाहर की तरफ देख रहा था और अना ने एक नज़र उस पर डाली। क्या पागल हो गया था? कैसे दीवानों की तरह मार रहा था? वो गाड़ी से उतरकर गुस्से में अंदर चला गया था और कमरे का दरवाज़ा उसने गुस्से में ज़ोर से मार के लॉक किया था। उसका बस नहीं चल रहा था, वो जो चीज़ सामने आ रही थी उसे गुस्से में तोड़ रहा था। उसे गुस्सा इस बात पे था कि अना को उन्होंने कुछ कहा और इसलिए या अपने आप पर के इतनी सी बात पर ऐसा रिएक्ट वो क्यों कर रहा था। छोटे साईं बाहर मुलाजिम खड़े थे, आवाज़ लगा रहे थे। वो किसी की नहीं सुन रहा था। जबरान, अना ने उसे आवाज़ दी, जबरान प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। जबरान, एकदम से दरवाज़ा खुला। पूरा कमरा दरम बरहम था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। छोटे साईं, एक मुलाजिम आगे बढ़ा था, जाओ तुम सब लोग। वो सबको देख के बोला था, हाथ से खून निकल रहा है, बस एक बॉक्स लेकर आओ। एक मुलाजिम को अना ने कहा। वो भागा गया। अना ने उसका हाथ पकड़ा अपने कमरे में ले आई। तुम सब लोग जाओ। हाथ पे दबा लगा के पट्टी कर रही थी और उसकी नज़र अना पे थी। एकदम हाथ जबरान ने पीछे कर लिया। अना ने फिर पकड़कर पट्टी करने लगी। जबरान ने फिर पीछे कर लिया। खून निकल रहा है हाथ से। वो गुस्से में बोली। अब की बार उसने हाथ पीछे नहीं किया। पट्टी करके जैसे ही उठने लगी, जबरान उसे दीवार के सहारे लगाते उसके बिल्कुल करीब आया। बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है मुझे। वो उसके और करीब गया और वो चुप करके उसे देखती रही। उसका हाथ पकड़ के उसने अपने दिल पे रखा। सुन रही हो इसकी आवाज़? बहुत तेज़ धड़क रहा था उसका दिल। अना ने जबरान के चेहरे को देखा। जब मेरे करीब होती हो यही होता है मेरे साथ, दूर जाती हो धड़कना ही भूल जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए खुद पे गुस्सा आ रहा है मुझे। बताओ मैं क्या करूँ? अना की तरफ वो देख के बोला। इससे अपने जज्बात बयान नहीं हो रहे थे। उसकी कैफियत सच में अजीब थी। जबरान ने उसके होंठों पर उंगली रखी और हाथों से चेहरा पकड़ा। शिजा, मुझसे मेरी फीलिंग नहीं बयान हो रही। अजीब सी तड़प है दिल में। मेरे नज़दीक होती हो सुकून मिलता है, दूर होती हो एक मिनट नहीं रह सकता। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मैं किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता, पर तुम्हें लेके मैं बहुत हसास हूँ। अब के अना उसकी अजीब सी हालत देखकर चुप हो गई थी। शिजा, मैं नहीं रह सकता तुमसे दूर। मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग नहीं रखी। बस इतना पता है मैं नहीं रह सकता। मैं अपनी मोहब्बत की भीख मांगता हूँ तुमसे। जबरान, ये कैसी बातें? वो इतना ही बोली थी, प्लीज़ प्लीज़ शिजा। वो जैसे छोटे बच्चों की तरह जिद पे लगा था। अब कि अना खुद को नहीं रोक सकी थी। उसके हाथ जबरान के चेहरे पर बेसाख्ता चले गए थे। उसके चेहरे को जब उसने छुआ, एकदम से पता नहीं क्या जहन में आया, अपना हाथ पीछे कर लिया। जबरान, तुम्हारी शादी होने वाली है, अना ने उसे देख के कहा। मुझे पता है, पर वो फीलिंग मुझे नहीं आती उसके पास जाके जो मैं तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ। हाँ शिजा, पर मैं किसी की ज़िंदगी में ऐसे कैसे आ सकती हूँ? मैं सब ठीक कर लूँगा, एक बार हाँ तो करो तुम। मैं सब ठीक संभाल लूँगा। नहीं, उसने जबरान को दो टूक जवाब दिया। कोई अमानत है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने बहुत से ख्वाब सजाए होंगे आपके साथ। मैं नहीं किसी की बदुआ लेना चाहती। शिजा, मेरी बात को। वो अभी इतना ही बोला था। जबरान प्लीज़, मैं कभी किसी के अरमानों पर कब्जा नहीं कर सकती, किसी के ख्वाब नहीं तोड़ सकती। शिजा, गुस्से में उसने अना की कमर पर हाथ डालकर खुद से लगा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं आपको नहीं अपना सकती। वो भी गुस्से में बोली थी। हाँ या ना? अना को देखकर गुस्से में बोला था वो। हाँ या ना? और अपने बाजू को जोर से दबाते अना को खुद में समा लिया था। ना, अना ने उसकी आंखों में देख के जवाब दिया। आखिरी बार अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी और अना ने फिर कहा ना, और उसके हाथ की गिरफ्त एकदम से ढीली हुई और वो गुस्से में बाहर चला गया। सारी रात अना को नींद नहीं आई थी। बहुत दिन बाद किसी अपने के पास होने की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। बेशक कितना ही इंसान बुरा बन जाए, अक्सर तन्हाई में उसे किसी अपने के कंधे की ज़रूरत थी, जो कि कोई नहीं था उसके पास। उसे आज कितने दिनों के बाद फिर से अपनी ज़िंदगी पर रोना आ रहा था। ये नहीं था कि वो जबरान के लिए कोई फीलिंग नहीं रखती थी। हाल उसका भी जबरान को लेकर वही था जो उसका था, पर वो ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। दिल उदास था, रोने को भी, पर रोए किसके गले लग के। पता नहीं क्यों आज उसकी आंखों से आंसू खुद ही जारी हो गए थे। फजर की अजानों के करीब उसकी आंख लगी थी। सुबह जब उठी तो 11 बज रहे थे। फ्रेश होके बाहर आई। बाजी, नाश्ता लाऊं? हाँ ले आओ। साहब चले गए ऑफिस, उसने मुड़ते हुए कहा। बाजी, वो तो वापस चले गए हैं। कहाँ?
अना ने हैरानी से पूछा। वापस हवेली? कह गए हैं आपका ख्याल रखे, जब तक आप रहना चाहती हैं रहें, और उनका काम खत्म हो गया है इसलिए वो वापस जा रहे हैं। अना वापस कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। बाजी नाश्ता? मुलाजमा कमरे में नाश्ता लाई। अना ऐसे ही बेसुध बैठी सामने बालकनी में देख रही थी, और उसे 2 घंटे हो गए थे। नाश्ता वैसे का वैसा ही रखा था। उसे अपनी अम्मी और अब्बू की याद आ रही थी। सारा दिन और अब आधी रात गुजर गई थी, जैसे उसकी आंखें एक ही जगह ठहर गई थी। फिर पता नहीं क्या दिल में आई और अपना बैग पैक करने लगी। सुबह होते ही वो बाहर आई। मुझे किसी बस स्टैंड छोड़ा, उसने मुलाजिम को कहा। पर बाजी बड़े साईं की इजाजत के बगैर नहीं छोड़ सकते हम। पहले मैं इनसे बात कर लूं। नहीं, मैं अब नहीं रहना चाहती, बस अब जाना चाहती हूँ, अना ने मुलाजिम को कहा। बाजी बड़े साईं ने कहा है कि आपको फिलहाल अकेला ना छोड़ें। मामला ठंडा तो हो गया है, पर वो चाहते हैं अभी आप अकेली ना रहें। गाड़ी आती है, आपको जहाँ जाना है चले। कह के अना गाड़ी आई, उसमें बैठ गई। रास्ता तवील था, सोचें भी तवील थी। जिंदगी कहाँ से शुरू होके कहाँ ले आई थी। अभी वो अपनी चची के घर जाना चाहती थी। वहां उसकी अम्मी अब्बू का कुछ सामान था, और जफरान इस वक्त उसकी आंखों के सामने था। रात के होने वाले वाक़ये में वो बौखला सी गई थी। उसका दिल कर रहा था जफरान के गले लग के वो रोई, पर एकदम से उसे अपना ख्याल आया, और इस लड़की का कितने ख्वाब सजाए होंगे उसने जफरान को लेके। वो कभी भी उसका हक नहीं छीन सकती थी। ऊपर से उसने उसका नाम पता सब कर लिया था। उसे पता था कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वडेरों का बेटा था, 7 समंदर पार भी आसानी से कैसे भी। बात का वो मिनटों में पता लगा सकता था। इन्हीं सोचों में गुम थी। सफ़र कैसे गुजरा उसे नहीं पता था। गाड़ी अब एक मोहल्ले में रुकी थी। सामने अना गाड़ी से उतरी। सब मोहल्ले वालों के रंग उड़ गए। एक लड़की जो कभी अबाया के बगैर नहीं निकली थी, आज ऐसे कपड़ों में कितनों ने तो पहचान भी नहीं था। घर का दरवाज़ा बजाया। उसने दरवाज़ा खोला था। अंदर आई तो पूरा घर गंदगी से फैला था, और इंतहा की गंदी बदबू पूरे घर में फैली थी। सामने वाला दरवाज़ा खुला तो चची की बड़ी बेटी किसी लड़के के साथ मदहोश पड़ी थी। जिस्म पर कपड़े बराए नाम थे, और मशरूब की बोतलें पड़ी थीं। वो उसे नज़रअंदाज करके जहाँ सामान पड़ा था वहाँ जाने लगी, तो सामने कमरे में चची एक चारपाई पर बेसुध पड़ी थी, गलाजत में भरी हुई और ना हिल पा रही थी। शिजा, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उसका नाम लिया। अना उसके पास गई और हकारत से देखकर वापस मुड़ने लगी। शिजा, मेरी बच्ची, माफ़ कर दो शिजा। वो हाथ पाँव हिला नहीं पा रही थी, और ज़ुबान से भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। शिजा ने मुड़ के उसे देखा, फिर उसके पास आई। चची, वो सुना है ना आपने, वक़ाफ़ात अमल, इसलिए कहते हैं खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, उसे डरना चाहिए। माफ़ कर दो, मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। वो रोते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में बोल रही थी। जुर्म आपका माफ़ी के काबिल नहीं है, पर मेरी माँ ने मेरी तरबियत नहीं की ऐसी। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ किया। और ये कहकर अना वहाँ से उठी। जो सामान लेना था लेके चली गई। आज वो कितने अरसे के बाद अपनी अम्मी की कब्र पर आई थी। चची की मिन्नत कर करके वो 1-2 बार आई थी उनकी कब्र पे, और अब वो कब्र पर लिपट कर रो रही थी। उसकी रोते-रोते हिचकियाँ बन गई थीं। अम्मी, कोई नहीं है सहारा देने वाला, उठें, अपनी बेटी को सहारा दें। अम्मी, क्यों गई हैं मुझे छोड़ के? वो रो रही थी, और जो-जो मुँह में आ रहा था बोल रही थी। बाजी चलें अब। सामने खड़े गार्ड को भी उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। 1 घंटा मुसलसल रोने के बाद वो बरखा के पास आई थी। दरवाज़ा खोलते ही, अना तू? बरखा भागकर गले लगी थी। कैसी है? बताया भी नहीं तूने। और ठीक हूँ बस, अना ने सरसरी सा जवाब दिया। तू ठीक है ना? तेरी आंखें क्यों सूजी हैं? बता, कुछ हुआ है? वो बेकरारी से पूछ रही थी। नहीं, कुछ नहीं, बस अम्मी की कब्र पर गई थी, अना ने बैठते हुए कहा। खाना मंगवाऊं? बरखा ने पूछा। हाँ ले आ, भूख लगी है बहुत। चल ठीक है, मैं ऑर्डर करती हूँ। शाम ढल गई थी। वो चुप करके सोफे पे लेट गई थी। खाना खा के वो उठी। मैं कमरे में जा रही हूँ, नींद आई है बहुत, सर दर्द कर रहा है, चाय बना दूँ कहे तो? बरखा ने उसकी हालत देख के कहा। नहीं, मैं सो रही हूँ बस। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई थी, और सुबह वो 11 बजे उठी। अना हवेली से कार्ड आया है शादी का। वो भाग के उसे कार्ड दिखाने आई, और बड़े साईं ने स्पेशल दावत दी है, मुलाजिम बता के गया है। कार्ड पे एक नज़र मारते हुए अना ने एक तरफ फेंका। तू ही जा, मुझे ज़रूरत नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? बरखा एकदम जैसे भड़क गई थी। रोज़-रोज़ कोई थोड़ी बुलाता है, और इज़्ज़त रास नहीं आ रही। बड़े साईं के मुँह को जाना है हमने। अच्छा यार, चलेंगे, दिमाग ना खा। अना ने उसे जान छुड़ाने के लिए कह दिया। चलेंगे? तू तैयार होके किधर अब? बरखा ने सवालिया नज़रों से देख के कहा। काम है कोई? अना ने जवाब दिया। अभी तेरा निकलना ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से बड़े साईं ने मामला रफ़ा-दफ़ा किया है। हो गया है ना रफ़ा-दफ़ा? अब चुप कर, अना ने गुस्से में जवाब दिया। पर बता के जा नहीं तो मैं फिर भी चलती हूँ, रुक। अना ने उसकी बात ही नहीं सुनी और बाहर आ गई। वैसे बेबाकी अलग है तेरी, पर जिद की तो और भी पक्की है। एक मजबूत सा डंडा लेकर वो गाड़ी में बैठी। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। अना ने एड्रेस बताया। वैसे गाड़ी तो कमाल की है, बरखा गाड़ी में बैठते हुए बोली। अना ने उसे एक गुस्से की नज़र से देखा, और बरखा की बत्ती सी अंदर हो गई। एक छोटे से मोहल्ले के कोने पे गाड़ी रुकी, और
गुस्से में निकली। ये नाजू का अड्डा था, अंदर वो बैठा था और लोग ताश खेल रहे थे। वो बातों में मुंह नीचे किए लगा था। किसी से अन्ना ने बगैर किसी की परवाह किए उसकी सर पे डंडा मारा जोर का। सब गुस्से में उठे थे। सामने जो ड्राइवर साथ आया था उसने गन निकाली और अब की तरफ सबकी तरफ इशारा किया। जिसने भी आगे बढ़ने की कोशिश की, मैं एक ही गोली में दिमाग उड़ा दूंगा। सब वहीं दूर खड़े हो गए। नाजू अपना सर पकड़कर नीचे पड़ा था। अन्ना ने फिर उसके सर पर डंडा दे मारा और पागलों की तरह दीवाना वार करती रही। बीचे मुझे बेचना था ना, तूने मुझे बेच दिया, अब बेच। गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। दुख, दर्द, अना, गुस्सा सब थे और वो सर पे मार खा खा के वहीं ढेर हो गया। आज के बाद ये अड्डा नहीं चलेगा, वो चिल्लाई थी। और अगर मैंने किसी को देखा तो ऐसे ही कुत्ते की मौत मारूंगी। वो गुस्से में चिल्लाकर बाहर चली गई। अना की ठीक है? बरखा ने गाड़ी में बैठ के पूछा। हाँ ठीक हूँ, सिगरेट दे। बरखा ने बगैर कुछ भी बोले सिगरेट निकालकर उसे थमा दी। गाड़ी यहाँ से सीधा मोड़ लो। एक तंग मोहल्ले में गाड़ी रुकी थी। अन्ना नीचे उतरकर सामने वाले घर में गई। दरवाजा खोलते ही शिजा उसकी बहन थी। कौन? शिजा। उसने हाथ से आगे बढ़ते हुए रोक के कहा। मर गई है शिजा, और ये अम्मी की अमानत है। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, तुम्हें देने को कहा था तो देने आई हूँ। उसके हाथ में एक शापर पकड़ा था और उसने अपनी बहन को देखा। तुम जैसी बहन अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे, जिसके पास अपनी बहन के लिए 2 लफ्ज तक नहीं थे। शिजा मेरी बा, वो इतना बोली थी और अन्ना वापस मुड़ के अपने गाड़ी में बैठ गई। आज काफी दिन हो गए थे कमरे से बाहर बस उसका और कोई काम नहीं था। खाया पिया, कभी सिगरेट जला के वो सामने बालकनी में बैठ जाती। अन्ना अब क्या ख्याल है तेरा? बरखा ने सामने बैठते हुए पूछा। किस बारे में? वो सिगरेट सुलगाते हुए बोली। कल मेहंदी है छोटे साईं और उनकी बहन हुमा की। मैंने नहीं जा रही, मेरा नहीं मूड। अन्ना ने दो टोक जवाब दिया। अब तू मूड देखेगी? तूने एक एहसान किया, उन्होंने कितने किए हैं? तुझे पुलिस वालों से बचाया, तुझे अभी तक एक बॉडीगार्ड, गाड़ी सब दी हुई है। खुद फोन करके कहा है आने के लिए। बरखा ने तफसील बयान की। ठीक है, मैं कल मेहंदी में जाऊंगी, बस रात को या सुबह होते ही वापस आ जाऊंगी। पर अन्ना, परवर ना, इतना बहुत है बस। ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। अब पहनेगी क्या ये भी बता। पैंट शर्ट। तो वो हंस पड़ी। तू जो अपने लिए खरीदेगी मेरे लिए भी ले लेना। मैं तो ले आई, रुक दिखाती हूँ। वो अंदर से शॉपिंग बैग ले आई। उसमें ग्रीन कलर का बहुत प्यारा लहंगा था। अच्छा है, अन्ना ने सरसरी सा कहा। है ना, पर मैं एक नहीं 2 लाई हूँ। उसने दूसरा भी निकालते हुए कहा। हम भी तो आखिर अमीर लगेंगे। अगले 2 दिन के भी हैं, अगर रहेगी तो पहन लेना, नहीं तो तेरी मर्जी। अगले दिन सुबह ही दोनों हवेली के लिए निकल गई थी और वहां पहुंचते ही सबसे अच्छे से इस्तकबाल किया था। पूरी हवेली फूलों से महक रही थी। हर बंदा भाग दौड़ करके कामों में लगा था। जमान वडेरा खुद अन्ना से मिलने आया था। राजू बीबी को कमरा दिखाओ। जमान की बीवी ने खुशी से मिलते हुए मुलाजिम को कमरे का कहा। अभी वो ऊपर जा रही थी तभी उसके सामने आते जबरान पर नजर पड़ी और उसकी अना पे। वो वहीं रुक गया था और अना उसे देख रही थी और वो गुस्से में साइड से होके बाहर निकल गया। दोनों कमरे में आई। खाना खा के दोनों ही लेट गई थी। शाम को रस्म शुरू हो गई थी। चल अब सब चले गए, नीचे हम रह गए हैं। बस बरखा हाथ से दरवाजा बजा रही थी तब अना अंदर से निकली और बरखा वहीं सुन हो गई। क्या है, अच्छी नहीं लग रही? अच्छी पयामत ढा रही है। आज सारे लड़के गए काम से, उल्टा ही बोला कर जब भी बोलती है। फिर वो शीशे के सामने आई। उसने बस ख्वाब में ही ऐसे कपड़े सोचे थे, आज वो पहन के शीशे के सामने थी। सच में ग्रीन लहंगा, इयर रिंग, माथे पे बिंदिया, हल्का सा मेकअप भी उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। वो नीचे आई तो कोई आंख नहीं थी जिसने पलटकर उसे नहीं देखा। एक नजर जबरान पर पड़ी, सामने स्टेज पे बैठा था, हल्के ग्रीन कलर का कुर्ता पहन के। और अना के दिल में हलचल सी मच गई थी। जैसे जैसे मेहंदी की रस्म हो रही थी अना का दिल मुट्ठी में आ गया था। कैसे अब रोके चाह के भी नहीं रोक सकती थी। उसका सब्र खत्म हो गया था। टूट के तो उसने भी चाहा था। दिल उसने उसी दिन हार दिया था जब उसने उसे पैसे देने के लिए आवाज लगाई थी। अन्ना से सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उठ के वो हॉल से बाहर हवेली के पिछले हिस्से में आ गई थी। जब्त का पैमाना टूट गया था और वो फूट फूट कर रो रही थी। अना, बरखा ने उसके कंधे पे हाथ रखा। अना ने पीछे मुड़कर देखा और बरखा के गले लग गई। मुझे सब पता है वहां क्या हुआ है, उस कार ड्राइवर ने बताया मुझे। किसी को कुछ नहीं कहना बरखा, पर वो तुझे चाहता है, बस इस बात को यहीं चुप कर जा। पर प्लीज कसम है तुझे। और बरखा चुप कर गई। बड़े साईं, जरा साइड पे आइए। जमान की बीवी की शक्ल पर कुछ नागवार से असरात थे। कमरे में आके उसने दरवाजा बंद किया। बड़े साईं, बुरी खबर है। क्या हुआ है? खैर तो है? वो जबरान की होने वाली बीवी किसी के साथ भाग गई है। क्या कह रही हो ये? वडेरे जमान का गुस्सा इस वक्त आसमान छू रहा था। साईं, फोन आया है उसकी माँ का। अब ये गुस्से से काम लेने का वक्त नहीं है, मैं जाके बात करता हूँ। क्या बात करेंगे? इज्जत तो रुल गई सबकी। वो अब रह क्या गया है, साथ हमारी भी।
हाँ, तो पूरी बिरादरी में पता है कितना मज़ाक बनेगा और कितनी बदनामी होगी। मैं बात करता हूँ उसके बाप से। साईं उससे बात करने के बजाय ये सोचे कि अब करना क्या है, कल शादी है जबरान की। क्या सोचना है, जब से वो वापस आया है ना सही से बोल रहा है ना बात कर रहा है। मोहब्बत जो किसी और से करता है साईं। जमान ने अपनी बीवी को हैरानी से देखा। उसके साथ जो वो लड़की जिसने आपको बचाया था, उससे और तुम्हें किसने बताया ये सब? मेरा बेटा है साईं। हालात मालूम करने के लिए उसकी खैरियत पूछती थी। मुलाजमों से रोज़ क्या होता था अब बताते थे। और मैंने उसकी अलमारी में तस्वीरें देखी हैं उसकी। पागल हो गया है साईं वो, जब से वहाँ से आया है। मुझे नहीं पता बात क्या है, पर आखिरी बार मुलाजिम बता रहे थे कि लड़की के कमरे से गुस्से से निकला था। ज़ुमान चुप करके बाहर आया तो सब मेहमान रस्म और खुशखबरियों में मसरूफ़ थे और दोनों लड़कियां नहीं थीं। इधर-उधर जाके देखा तो हवेली के पीछे से आवाज़ आई, "एक बार बात कर, वो भी चाहता है तुझे अना। मैं किसी लड़की की ज़िंदगी नहीं खराब कर सकती हूँ। मैं कह चुकी हूँ कि तू इस टॉपिक पर बात ना कर अब।" वो चिल्लाई। "और लड़की ना रही हो तो?" अना और बरखा ने पीछे मुड़कर देखा। "साईं आप?" वो अना के करीब आया। अना ने अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश की। भाग गई है सबकी इज्जत को दांव पे लगा के। अना ने एकदम जुमान को देखा था। एक एहसान पहले किया है कि मेरी जान बचा के, एक और कर दो, मेरे बेटे को अपना लो। मेरी इज्जत रह जाएगी और मेरे बेटे को मोहब्बत मिल जाएगी। अगर अपनी इज्जत के लिए हाथ भी जोड़ने पड़े तो। वो नीचे मुंह करके हाथ उठाने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पापा नहीं हैं, पर जिस दिन आपने मेरे सर पर हाथ रखा था मुझे लगा मेरे बाप ने रखा है। वो ये कहकर जमान साहब के गले लग गई। सबको बता दिया गया था। सरगोशियों में जबरान के लिए सरप्राइज था कि और अना को पाकर जबरान की मेहंदी लगाने के लिए भेज दिया गया था। काफ़ी देर से उसकी नज़रें अना को तलाश कर रही थी, पर वो नज़र नहीं आ रही थी। बरखा लड़कियों के साथ लगी थी। "बरखा जी छोटे साईं, अना कहाँ है?" उसने सबके सामने पूछा था और साथ बैठी उसकी कज़न बहनें सब नीचे मुँह किए हँस रही थीं। "साईं वो चली गई है, उसने कहा था बस वो मेहंदी में थोड़ी देर आएगी, फिर वापस चली जाएगी।" जबरान चुप करके अपने कमरे में आ गया था। "क्या नाम लिखूं मैम?" "आपके होने वाले हस्बैंड का नाम।" जबरान अना के मुंह से निकला था। अजीब सी खुशी थी। अना के साथ जबरान की बहन आई थी। "भाभी, कसम से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी नेहा। मैं अपने भाई के लिए बड़ी दुआ मांगती थी। अल्लाह ने देखो कैसा सबब बनाया।" "हाँ," कह के नीचे मुंह कर दिया अना ने। "अल्लाह ने कैसा सबब बनाया था। बेशक वो कादिर है, बेशक वो रहीम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सब्र किया और बहुत किया कि आज मुझे उसका सिला उसकी मोहब्बत की सूरत में मिल रहा था। अजीब सा एहसास, एक अजीब सी खुशी थी। अना के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। दुल्हन के रूप में अना बेइंतहा प्यारी लग रही थी। लाल जोड़ा उसने ज़ेबतन किया था और कोई ऐसी ज़ुबान नहीं थी कि उसकी तारीफ ना करे। निकाह ख़्वाह आ गया था। शिज़ा बिन्ते हैदर अली, आपका निकाह जबरान बिन ज़मानुल्लाह के साथ सिका राइजुल वक्त एवज़ 50 लाख रुपए मेहर बढ़ाया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। सबने शोर मचाया, मुबारक हो। काले रंग की शेरवानी में जबरान भी कमाल लग रहा था। अब बारी जबरान की थी। सबको था कि वो शिजा का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाएगा, सरप्राइज मिलेगा उसे। जबरान बिन जमानुल्लाह, आपका निकाह शिजा बिन हैदर अली से सिक्का राइजुल वक्त इस 50 लाख रुपए मेहर पढ़ाया जाता है। क्या आपको कबूल है? हाँ कबूल है। ऐसे ही बेसुध वो बैठा जवाब दे रहा था। तुम दूसरी बार भी और तीसरी बार चुप कर गया था। जबरान जमानुल्लाह ने आवाज़ लगाई, जी कबू क्या क्या कहा? दोबारा बोले। अब की बार वो चौंक गया था। शिजा बिन्त अली हैदर, बाबा। उसने जमान के मुंह की तरफ देखा और उसने हाथ से इशारा किया। पहले ने कहा। जल्दी से साइन करके वो उठ के दूसरी तरफ गया। उसने आगे बढ़कर शिजा का घूंघट उठाना चाहा। बस करें भाई, रुक जाए, अभी दीदार यार तो कमरे में ही होगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था, बस सबकी बला बला सुन रहा था। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है? अपने दिमाग पर जोर नहीं डालो, जाओ, तुम्हारी बेगम इंतजार कर रही है। अब कज़ने बहनें अना को अंदर बिठाकर बाहर आई थी। वो जल्दी से अंदर गया, दरवाज़ा लॉक किया और ऐसा-ऐसा अना के करीब आया। वो नहीं चाहता था ये ख्वाब हो, आगे नेहा ही होगी। किसी ने नहीं बताया हुआ क्या है, बस सबने कहा भाभी खुद बताएंगी, पर जबरान को लग रहा था वो झूठ बोल रहे हैं। उसके पास बैठकर अना को देखते हुए उसे आधा घंटा हो गया था और अना की घूंघट में बस हो गई थी। जबरान, अब उसे उठाओगे कि नहीं? वो चुप करके बैठा रहा। जबरान, अब इसे उठाओगे कि नहीं? वो चुप करके बैठा रहा। जबरान, मैं तुम्हें कह रही हूँ, उसने घूंघट उठा के गुस्से में कहा। शिजा, अना हूँ मैं और मुझे इस नाम से ही बुलाएं। वो ये बात सुनते ही उसके गले लग गया। शिजा, ये सच में तुम हो? वो उसके चेहरे को हाथों को छू रहा था पागलों की तरह। अब के अना भी अपने हाथ नहीं रोक सकी थी और खुद को आगे बढ़कर जबरान के गले लगाया। वो ऐसा हो गया था जैसे खुद में बसा लेगा। पता नहीं उसे क्या मिल गया था। मेरी जिंदगी मिल गई है मुझे, वो तड़प रहा था जैसे उसके लिए।
उसके चेहरे को अपने हाथों में अपनी उंगलियों के बुरों से सहला रहा था। शिजा, शिजा नहीं हूँ मैं, मिसेस जबनान अना हूँ। अब मुझे शिजा कहा ना, तीसरा कत्ल कर दूंगी। पहले ही 2 कत्ल के इल्जाम है मुझ पे, वो बो रही थी और जबनान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। अच्छा मेरी नकचढ़ी ज़िद्दी बेबाक अना बीवी, आई लव यू सो मच। मोहब्बतें, शिद्दतें, ख्वाहिशें, प्यार लौटाती उनकी ज़िंदगी की पहली और खूबसूरत रात गुजरी थी।